क्रेडिट कार्ड खराब चीज़ नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो लेके रख लो, एटलीस्ट एज ए इमरजेंसी। लेकिन अगर बैंक में पैसा है तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज ही क्यों करूं, बैंक से ही पे कर दूं ना। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए? कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, उसके लाइफ में ड्रीम्स हमेशा होते हैं। जिसकी लाइफ में ड्रीम है उसको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिर भी आज 99% लोग ये कर नहीं पाते हैं। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तो अगर कल को कोई LIC एजेंट आ भी जाए हमारे दरवाजे तक, अरे लीजिए ना उसके पास से, लेकिन उसको बोलो कि आप भी टर्म प्लान दो ना। LIC का टर्म प्लान सबसे बेस्ट है। मेडिक्लेम, ये दोनों में डिफरेंस समझाइए। बोथ आर सेम। हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। आप शादी में सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30 लाख का खर्च कर रहे हो, सिर्फ 25,000 या 20,000, 15,000 का एक टर्म इंश्योरेंस भी ले रहे हो। कल को लाइक कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो देयर इज समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ इट। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां बताइए जो लोग अपने 20s, 30s और 40s में करते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। पिछले 5-6 साल की बात करें तो 20s में लोग गलती करते आईफोन और बुलेट लेने की, 30s में घर ले लेते और 40s में दूसरा घर ले लेते। प्रॉब्लम क्या आता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, तो मैं कुछ भी लेके आ सकता हूँ। आगे जाके आपका जितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो थोड़ा डगमगा जाता है। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अगर मुझे 2025 को सबसे बेस्ट ईयर बनाना हो मेरी लाइफ का, तो मुझे फाइनेंशियली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना पैसा सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसको खर्च करना चाहिए। ये सारी चीज़ों में आई नो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। तो आज मैंने ऐसे ही एक गेस्ट को बुलाया है जिनको सालों का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। अब तक उन्होंने हजारों फैमिलीज को फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनको एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ दिया है। तो उनको मैंने स्पेशल इनवाइट किया आपके लिए। और आज के पॉडकास्ट को अगर आप एंड तक देखते हो तो बिलीव मी, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो बुक्स पेन लेके बैठना और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है लिखते जाना, बिकॉज ये अब तक का आपका सबसे बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है। So without wasting time, let's welcome Nikunj bhai. Nikunj bhai, thank you so much for coming to our podcast. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू भाई। सो आज हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे है, ये कहीं ना कहीं अराउंड 20, 22, 25 साल के आसपास की एज ग्रुप में है। तो हम आज के पॉडकास्ट में यही एक थीम रखेंगे कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी यंग पर्सन ने, जिसने अभी पैसा कमाना चालू किया या जस्ट कमा करके 2, 3, 4 साल हुए हैं, तो उसको अपने लाइफ में फाइनेंस को कैसे देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखना चाहिए। तो निकुंज भाई, स्टार्टिंग एकदम बेस से करते हैं। पहले तो मुझे बताइए ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए? राइट, सो विरल भाई, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, तभी हम उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, उसके लाइफ में ड्रीम्स हमेशा होते हैं। सो जिसकी लाइफ में ड्रीम है उसको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। सो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग वो चीज़ है को आज आप जहाँ पे भी हो, तो आगे इतने XYZ A से B तक जाने के लिए इतने साल के बाद आपके पास कितने रुपये होने चाहिए, कौन से गोल के लिए होने चाहिए, कौन से ड्रीम के लिए होने चाहिए, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली। सो अगर कोई भी है जो यंग भी है, 20, 22, 25, 30 साल का भी बंदा है, लड़का या लड़की है, तो उसको भी कुछ ना कुछ ड्रीम होगा कि 5 साल के बाद मुझे ये करना है, 10 साल के बाद ये करना है, 15 साल के बाद ये करना है। तो उसके लिए उसके पास जो भी इनकम है उसमें से वो कितना रुपया सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक हिसाब से देखा जाएगा तो खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसा कमा रहा है या अच्छा पैसा कमा रहा है। क्या हम जिन्होंने अभी करियर का स्टार्ट ही किया है या कम पैसा कमा रहे हैं, क्या उनके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको कोट करूँगा। मान के चलिए कि कोई 21 ईयर्स का ग्रेजुएट है। इंडिया में जनरली हम 21 ईयर्स पे ग्रेजुएट होके जॉब चालू करते हैं। सपोज़ मैंने जॉब चालू किया एंड अभी हम करंटली अगर देखने जाए जो IT सेक्टर से या बहुत सारे सेक्टर से कि जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। मान के चलते कि 5,000 रुपये महीने से मैं इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा हूँ। ठीक है, 21 ईयर्स की एज है, 5,000 पर मंथ से मैंने इन्वेस्टमेंट मेरा चालू किया। लेटर से म्यूचुअल फंड SIP में चालू किया। अभी मैं उसको हर साल 10% से इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब स्टेप अप करता हूँ। ओके 5,000 किया, फिर 5,500 हुआ, फिर उसमें 550 बढ़ा, ऐसे 10% हर साल उसमें इंक्रीज़ हो गया। अभी ये प्रोसेस मैंने चालू किया एट द एज ऑफ 35। मैं जब 35 ईयर्स का होगा उस टाइम पे मैं उसमें से 30 लाख रुपीज़ में विड्रॉ कर सकता हूँ
for down payment to buy a real estate. Okay. I can withdraw 30 lakh rupees from that investment at the age of 35, starting at the age of 21. तो 14 साल के बाद मैंने 30 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया फॉर डाउन पेमेंट. अगेन आई एम कंटिन्यूइंग माई इन्वेस्टमेंट. जो भी मैंने 10% से बढ़ाया था वो मंथली SIP मेरा इन्वेस्टमेंट चालू ही है. तो एट द एज ऑफ 50, जब मैं 50 साल का होगा, उस टाइम पे मैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपीज़, अनदर 50 लाख रुपीज़ आई कैन विड्रॉ फ्रॉम दैट कॉर्पस. आफ्टर 7 years, एट द एज ऑफ 57, आई कैन विड्रॉ अनदर 50 लाख रुपीज़ फॉर माई चाइल्ड मैरिज. सो आपने 21 ईयर्स पे चालू किया था इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 5,000 से किया था. जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ी है, आपकी इनकम बढ़ी है हर साल, वैसे आपने 10% से इंक्रीज़ किया है. 35 की एज पे आपने 30 लाख विड्रॉ करके घर परचेस कर लिया. 50 की एज पे आपने 50 लाख रुपीज़ विड्रॉ करके चाइल्ड का एजुकेशन को देख लिया. 57 की एज में आपने चाइल्ड का मैरिज के लिए 50 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया. टोटल आपने अबाउट 1.3 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ कर लिया. At the age of 60, after 3 years, still you will be left 5.6 crore rupees. So from that you can claim, you can get, मतलब you can withdraw 3 lakh rupees a month for lifetime for your retirement planning. Means कि आपका एक retirement planning हो गया. तो right from the 21 years of age to 60 years of age, आपका सिर्फ 5,000 महीने से जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो आपका एक पूरा लाइफ का जर्नी खत्म हो गया. द ओनली क्रिटिकल पैरामीटर इज जो हमें सोच के रखना है वो 40 इयर्स का डिसिप्लिन. करेक्ट. सो 21 ईयर्स से 60 साल तक का ये प्लानिंग हुआ. सो ये 40 साल तक ये चीज़ कंटिन्यू करना, डिसिप्लिन्ड वे में कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंटली करना, दैट इज़ वेरी मच क्रिटिकल. मतलब आपने कितना सिंपल तरीके से बता दिया कि अगर किसी को भी अपने फाइनेंस को प्लान करना है या क्या क्या फ्यूचर में आएगा उसके लिए पैसा जमा करना है, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपने दे दिया कि 21 की एज पे स्टार्ट करो, कम से कम 5,000 रुपये से स्टार्ट करो और हर साल 10% से बढ़ाते जाओ, तो आपकी सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएगी. जैसे आपने बताया कि 35 की एज पे आप अपना घर भी ले लोगे, 50 की एज पे आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का भी कर लोगे, उनके शादी के लिए भी कर लोगे, और फिर भी 5 करोड़ के ऊपर आपके पास बना रहेगा. एग्जैक्टली. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने बता दिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, लेकिन फिर भी आज 99% लोग ये कर नहीं पाते हैं. रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है. प्लस किसी को भी हम बोलेंगे कि तू 21 ईयर्स का अभी है और तू ये कर सकता है, तो जल्दी से उसको भरोसा भी नहीं बैठेगा. करेक्ट. कि ये रियल में ऐसा अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है. दूसरी चीज़ ऐसी है कि एक एज के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है, अभी मेरे पास प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, राइट. कि एट द एज ऑफ सपोज 30 हुआ, 35 हुआ, तो चलो अभी ये नहीं, इसको थोड़ा टाइम के लिए बंद कर देते, कुछ देर के बाद चालू करेंगे, 6 महीना 12 महीने, लेकिन उसमें फिर वो डिले हो जाता है, वो कभी होता नहीं है चालू. सो द कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दैट. मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इतना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद पैसा रिटर्न दे देगा, लेकिन हमारे पास उतना कंसिस्टेंटली काम करने का पेशेंस नहीं होता है. एग्जैक्टली. और क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं? और क्या गलती करते हैं कि जैसे मार्केट्स, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड के थ्रू सपोज इन्वेस्ट किया है. सो स्टॉक मार्केट्स इज़ ऑलवेज वोलाटाइल, राइट. तो होता क्या है कि सपोज़ मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे 10th फ्लोर पे लिफ्ट से जाना है. सो मैंने 10 फ्लोर लिफ्ट पे जब जाऊँगा और लिफ्ट सपोज तीसरे माले या चौथे माले पे अटक गया, तो मैं क्या करूँगा? लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ के कूद जाऊँगा या आई विल वेट कि जब तक वो रिपेयर कर देंगे, और बाद में मैं वापस 10th फ्लोर पे जाऊँगा ना, मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊँगा. करेक्ट. लिफ्ट तो चालू हो गई, मुझे बताया कि अभी ओके हो गया. तो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में होता है. पेशेंस नहीं क्योंकि आपका अगर स्टॉक मार्केट वोलाटाइल है, थोड़ा डाउन जा रहा है, तो आपको उसके कूद नहीं जाना है, लिफ्ट से बाहर नहीं जाना है, आपको लिफ्ट में ही बैठना है, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे. लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं होता है. सो दूसरी चीज़ कि एक तो आपको कोई बता नहीं रहा है कि आपको ये अभी टाइम ऐसा चल रहा है, यू हैव टू कीप पेशेंस. और यही स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है कि उसको टाइम लगता है और वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट. सिर्फ ऊपर जाता है तो FD है, फिक्स डिपॉजिट है, वो सिर्फ ऊपर जाती है, वो कभी नीचे नहीं जाती है. बराबर. लेकिन वो आपको एक लिमिटेड रिटर्न दे सकती है, क्योंकि उसको सिर्फ ऊपर जाना, नीचे कभी जाना ही नहीं है. करेक्ट. क्योंकि स्टॉक मार्केट जब नीचे जाता है तो आपको लोअर लेवल पे बाइंग होती है, वो आपका एक बूस्ट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट को. सो दैट इज़ द रीज़न कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो एज ए ह्यूमन बींग वी पैनिक. तो पैनिक के कारण हम उसमें से लिफ्ट में से कूद जाते हैं,
राइट। समझा। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत इजी तरीके से आप समझा रहे हो सर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे मन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग आज से चालू करना है, तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ही उसका एक ऑप्शन है कि आप इतना इतना पैसा बचा के इन्वेस्ट करो, या कुछ और भी कंपोनेंट्स उसमें आते रहेंगे? परफेक्ट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स के लिए अगर हम सपोज बात करें तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट्स विथ इमरजेंसी फंड। आपके पास सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब क्या कि अगर मेरे पास, मैं घर पे मेरे जो एक्सपेंस हो रहे हैं मंथली, जो मेरा एक्सपेंस है, तो 6 या 12 महीने का एक्सपेंस मैंने एक अलग बैंक अकाउंट में रखा है, या एफडी में रखा है, या घर पे कैश रखा है, या लिक्विड फंड्स में रखा है, जिसको अगर कोई इमरजेंसी आती है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कार को रिपेयर करना है, घर में कुछ रिपेयरिंग करना है, कुछ मुझे एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, सो इन दैट केस मुझे एक इमरजेंसी फंड मेरे पास रहेगा कि जो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जॉब लॉस भी हो सकता है, राइट। अगर जॉब लॉस हो गया, मुझे 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे पास 6 महीने का एक फ़ंड पड़ा है एक्सपेंस का, उसमें से मैं मेरा खर्चा निकाल सकता हूँ। सो दैट इज़ द थिंग कि वो इमरजेंसी फंड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है। बाद में आता है आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस। सेकंड पॉइंट शुड बी द एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस मतलब क्या है कि सपोज एक्सीडेंटल इंजरी के कारण मुझे घर पे बैठना पड़ा है, 1 वीक 2 वीक 2 महीना 4 महीना मुझे घर पे अगर बैठना है, तो मेरी जो लॉस ऑफ इनकम हुई वो मुझे कंपेंसेशन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर माई लॉस ऑफ इनकम, सो दैट इज़ एक्सीडेंट इंश्योरेंस, राइट। तो अगर जो बंदा जॉब स्टार्ट कर रहा है अभी से, भले ही उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नो वन इज़ डिपेंडेंट, लेटर से ग्रेजुएट जस्ट अभी हुआ है, घर पे कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी मच चीप। करेक्ट। स्टार्टिंग सैलरी सपोज आपकी 20-25-50 हज़ार रुपीज़ महीने का है, तो आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस साल का प्रीमियम 2-2.5 हज़ार आता है, राइट। सो आपको सबसे पहले एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लो। उसके बाद आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस। गोइंग फॉरवर्ड जब आपका मैरिज होता है, यू टेक हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। व्हेन समवन इज़ डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, जैसे मेरा मैरिज हुआ तो समवन इज़ डिपेंडेंट ऑन माई इनकम, राइट। या शादी से पहले अगर मेरे पेरेंट्स मेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भी आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड एज सुन एज आई गेट मैरिड आई शुड हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग ये बेसिक है। जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका फाउंडेशन बनाते हैं, राइट। सो मिट्टी को खोद के फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी जो इंश्योरेंस और ये इमरजेंसी फंड है, दैट इज़ द फाउंडेशन। वो एक बार फाउंडेशन बन जाए, उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचना है। सो विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग गिर जाएगी। सेम इसी तरह विदाउट ये प्रोटेक्शन प्लान, इसको हम लोग प्रोटेक्शन प्लान बोलते हैं, इमरजेंसी फंड प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज, सो दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो वो जेन जी जो लोग रहते हैं, जो अराउंड 20-25 की एज में आजकल हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। वो लोग इन्वेस्टमेंट सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि यार, और उसमें भी चलो आप जैसे बता रहे हो लॉन्ग टर्म नहीं, वो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। बहुत बार क्या सोचते हैं कि यार हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे, वो ग्रो या जीरो दा कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, मार्केट में कोई ना कोई या टेलीग्राम ग्रुप में न्यूज़ आ गया, चलो यार ये कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, और एकदम बड़े ताव से बताएंगे कि देखो यार मैंने इतना रुपया लगाया, देखो अभी इतना हो गया। मैं बहुत बार उन लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये जितना तूने बनाया है ना, अगर तेरे घर पे एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया ना, एग्जैक्टली पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो एक ऐसा सर्वे है विरल भाई कि 50%, मोर देन 50% ऑफ फैमिलीज आर वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम द पुअर। मतलब आप एक बिल दूर हो आप गरीब बनने से, मोर देन 50% फैमिलीज। हाँ, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज इतने सारे हो चुके हैं, और ये एक ऐसा खर्चा है जो हर फैमिली में आने ही वाला है। मतलब जैसे लाइफ की जो सच्चाई हम बोलते हैं कि भाई किसी ने, मतलब हर किसी को हॉस्पिटल में जाना ही है, मतलब डेथ होता ही है, या जो आया है वो जाना ही है। तो वैसे ये मेडिकल एक्सपेंस भी हर किसी के लिए सच्चाई बन चुकी है कि आप एक सर्टन एज के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस आने ही वाले हैं। तो आप अभी से पहले से उसका तैयारी करके रखो। अभी से आप प्लानिंग करोगे किस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, या मेडिक्लेम ले लीजिए, जिससे आपके हॉस्पिटल के खर्चे कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट हो जाएंगे। इसमें भी 2-3 मिसकंसेप्शन होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है, राइट। तो मैं मेरे जो फ्रेंड्स है उसको भी बोलता हूँ, मेरे जो स्पीच होती है उसमें भी बोलता हूँ
कि कंपनी का लैपटॉप और कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस वो कंपनी का ही होता है, हमारा कभी नहीं हो सकता है, राइट। तो आपके पास आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने जॉब लॉस हो गया या आप नोटिस पीरियड पे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, नोटिस पीरियड पे हो और कोई इमरजेंसी आ गई हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ रिलेटेड, तो आपको वो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं आने वाला है। करेक्ट। सेकंड थिंग ऐसा रहता है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आप जब हेल्दी हो तभी आपको मिल सकता है, इवन इफ़ यू आर यंग। मेरे पास ऐसी प्रोफाइल है, ऐसे क्लाइंट्स है कि जो यंग है, दे आर जस्ट 25 to 30 और 35 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन उसको ऐसी अभी हेल्थ कंडीशन डेवलप हो गई है कि अभी उसको हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी कंपनी इश्यू ही नहीं करके देगी। सो इट्स बेटर टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस व्हेन यू आर यंग एंड हेल्दी। वो मत देखो कि अभी तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, वो तो 50 साल पे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 50 साल तक जाने के टाइम तक अगर कुछ हो गया तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कोई कंपनी नहीं देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी है। ये इनफैक्ट मैं पर्सनल मेरी भी स्टोरी अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो ऐसा ही हुआ था कि लाइक जब भी हम यंग थे, अभी भी ऑब्वियसली यंग हूँ मैं, इतना ज़्यादा तो बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं अपने 20s में था, 21 22 के एज में था, तभी मुझे बहुत लोगों ने बताया कि यार आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तो तभी तो वो रहता ना एकदम जवानी का, अरे मैं थोड़ी हॉस्पिटल में जाऊँगा यार, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और तभी हमने ये सब किया नहीं, और फिर लाइक फैमिली में पेरेंट्स का एक कुछ मिस हैपनिंग हो गया और हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जितना मैंने सेविंग्स किया था, जितना मैंने जमा करके रखा था कि यार मैं इतना पैसा जमा रहा हूँ, और तभी होता है ना लाइक जैसे अभी आज इक्विटीज़ में देखते हैं, उस टाइम पे लाइक लोग म्यूचुअल फंड में देखते थे, यहाँ वहाँ दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करते थे। तो मैंने भी वैसे ही किया था कि यार मैं महीने का इतना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो इतना बड़ा है। और ये ऑनेस्टली मेरे साथ हुआ है। मेरे घर पे एक मेडिकल एक्सपेंस आया और वो पूरा आधा हो गया था वहाँ पर खर्चा इन पोर्टफोलियो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे लग रहा है कि हमारे आज के पॉडकास्ट से जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लर्निंग मिला, वैसे तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली कि आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करो तो सबसे पहले स्टार्ट विथ हेल्थ इंश्योरेंस। Start with protection plans. Protection plans. Emergency yes. fund, accident insurance, term insurance, and health insurance. Correct. उसमें So there are 4 critical points are there for foundation. Okay. Health insurance. Emergency fund, accident insurance. Because see, accident insurance ना आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आपको accident insurance लेना चाहिए, क्योंकि वो low ticket size है. Basically it is a low ticket size. Just 2-3,000 a year. तो उसके लिए कोई सेल उसमें उतना समझाने में मैं आपको 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस दे सकता हूँ। सो द थिंग इज़ दैट, लेकिन एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज़ वेरी मच क्रिटिकल। अभी एक सपोज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक सर है जो हमारे क्लाइंट है, तो वो बाथरूम में उसका पैर फिसल गया। ही इज़ अबाउट 52 ईयर्स ऑफ एज। तो उसका जो फीमर बोन का नेक था वो ब्रेक हो गया। फीमर बोन का जो नेक होता है वो ब्रेक हो गया और उसमें 4 स्क्रू फिट करने पड़े। सो बाय डूइंग दैट उसको 2 महीने का बेड रेस्ट रिकमेंड किया ऑर्थोपेडिक ने। सो 2 महीने तक उसने जब बेड रेस्ट हुआ घर पे, सो ही गोट अबाउट 1,73,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर द कंपेंसेशन ऑफ दैट बेड रेस्ट। दैट वाज द क्लेम सेटल्ड बिफोर फ्यू डेज। तो अगर आप, और वो जो पॉलिसी हमने उसको दिया था उसका साल का प्रीमियम 4,000 रुपीज़ था। अभी ये कब आने वाला है, आपको कब ज़रूरत पड़ने वाली है वो पता नहीं है, हमें किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर जब भी ज़रूरत पड़ी तब आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। नहीं, सो ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। तो फिर अगर मुझे एक कोई ऐसा प्लान बता दीजिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी तो बहुत सारे ऐसे LIC एजेंट्स आते हैं, तो ये आपके हिसाब से क्या है? जो LIC की जो पॉलिसीज़ होती है उसमें बहुत सारे ऐसे भी प्लान होते हैं, जैसे भी आपने बीच में टर्म प्लान की बात की थी कि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना टर्म प्लान ले लीजिए, क्योंकि फैमिली डिपेंडेंट है आपकी इनकम के ऊपर। तो हाउ दैट टर्म प्लान इज़ डिफरेंट फ्रॉम LIC के कुछ जो प्लान्स होती है कि आप महीने में इतना भरो, जब भी इतने साल के होंगे तभी इतना रिटर्न मिलेगा। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए क्या होता है। सो विरल जी, आपको चाइनीज़ पसंद है? डू यू लाइक मंचूरियन? यस। लेकिन आपने उसमें कभी खीर डाल के खाया है? नहीं ना, हम नहीं करते ऐसा। मंचूरियन में कभी खीर नहीं डालते, राइट। सो LIC की पॉलिसी, जब ट्रेडिशनल पॉलिसी आप लेते हो, कोई भी कंपनी, LIC हो या कोई भी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो, जब आप ट्रेडिशनल पॉलिसी परचेस करते हो तो आप उस मंचूरियन में खीर डाल के खा रहे हो। अच्छा। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर दिया। वी शुड नेवर मिक्स इन्वेस्टमेंट विथ इंश्योरेंस। तो वो दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, राइट।
सो इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे देख सकते हो, और इंश्योरेंस है वो एक रिस्क कवर करने के लिए है। किसी भी टाइप का रिस्क है अगर आपके ऊपर, मेरा लाइफ का रिस्क है तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस से मैं उसको कवर कर सकता हूँ। हेल्थ रिलेटेड रिस्क है तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में उसको कवर कर सकता हूँ। एक्सीडेंट का रिस्क है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ कवर कर सकता हूँ। उसके साथ मुझे इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है, दैट शुड बी केप्ट सेपरेट। उससे होता क्या है कि इन ए वेरी लो प्रीमियम यू आर गेटिंग हायर सम एश्योर्ड। जैसे टर्म इंश्योरेंस की बात करें, कोई 25 साल का अगर लड़का है जो नॉन स्मोकर है, मतलब वो टोबैको या स्मोकिंग नहीं करता है, तो 25 साल का लड़का अगर है तो उसका 1 करोड़ का जो प्रीमियम है वो महीने का 700-800 रुपीज़ आएगा ओनली। सो ऐसे करके आपका एक अच्छा कवर मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैंने कोई ट्रेडिशनल प्लान में किया तो आई विल गेट ओनली 10 लाख रुपीज़ ऑफ कवर। सो मेन जो मेरा है वो रिस्क कवर करना है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो वो उसके लिए मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो अगर कल को कोई LIC एजेंट आ भी जाए हमारे दरवाजे तक, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में, हाँ, तो तो उनको उसके क्या पास से बोलना चाहिए? अरे लीजिए ना उसके पास से, लेकिन उसको बोलो कि आप भी टर्म प्लान दो ना, LIC का टर्म प्लान सबसे बेस्ट है। ओके। उसको बोलो कि मुझे LIC की पॉलिसी चाहिए लेकिन टर्म इंश्योरेंस चाहिए। युवा टर्म करके उसकी अभी नई रिसेंटली लॉन्च पॉलिसी है, 2 साल शायद हो गए। इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। ओके ओके। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट डिस्कशन के अंदर आ रहा है। तो मेरे भाई पहले आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा, आपको जो भी ठीक लगे वही करिएगा। ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को अलग अलग देखो। LIC की कुछ एंडोमेंट्स प्लान ऐसे होते हैं, उसी को एंडोमेंट Endowment प्लान, plans हाँ होते हैं, ऐसे yes. होते हैं जो दोनों को मिक्स करके बताते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, इंश्योरेंस को अलग रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो, और इंश्योरेंस के लिए जैसे सर ने बताया टर्म प्लान, भले वो किसी भी कंपनी का हो, आप अपना रिसर्च कर सकते हो। बट अगेन द मेजर डिफरेंस इज उसमें से पैसा वापस आने का कोई प्रॉमिस नहीं होता है। हाँ, ज़रूरत भी नहीं है ना उसको, आपको सिर्फ इंश्योरेंस के लिए आप ले रहे हो। करेक्ट। आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हो ना, कार का इंश्योरेंस ले रहे हो, बाइक का ले रहे हो, वो पैसा वापस नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट। एक और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट आई नो आप ये अभी हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। एक होता है इंश्योरेंस, एक होता है मेडिक्लेम। ये दोनों में डिफरेंस समझाइए। बोथ आर सेम, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ओके ओके ओके, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, एक होता है ना कि उसमें एक होता है कि आपको कुछ अगर हो गया तो आपके फैमिली को इतना मिलेगा, दैट इज इंश्योरेंस, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस। और एक जो टर्म इंश्योरेंस मेडिकल, मतलब क्या है कि जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ के ऊपर थ्रेट है, कोई भी रिस्क है, अगर आप टोटल मेजरली 3 टाइप का डेथ पॉसिबल है हमारी लाइफ में। एक होता है एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा होता है इलनेस के कारण हेल्थ मतलब नेचुरल डेथ, और तीसरा होता है सुसाइडल डेथ। तो जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें ये तीनों टाइप के कवर होते हैं। जो आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है वो, और ये जो नेचुरल डेथ होता है वो 30 दिन के बाद, 30 डेज़ का एक जनरल वेटिंग पीरियड लगता है, उसके बाद वो कवर चालू हो जाता है। और जो आपका सुसाइडल डेथ है वो 2nd ईयर से चालू होता है कवर, अच्छा, नॉट फ्रॉम द 1st ईयर बट 2nd ईयर से वो चालू हो जाता है। नहीं। और ये टर्म इंश्योरेंस लोगों के पास नहीं होता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने तो इतने सारे ऐसे फैमिलीज़ देखे हैं जहाँ पर लाइक घर पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है और बाद में वो लोग बोलते हैं कि अरे यार टर्म इंश्योरेंस ले लिया होता, मतलब फैमिली इज़ डिपेंडेंट, पूरा लाइफ एकदम स्पॉइल हो जाता है। सर मेरे जितने भी रिलेटिव्स या तो फ्रेंड्स या तो क्लाइंट्स के जो बच्चे होते हैं उसकी शादी होती है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप शादी में सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30 लाख का खर्च कर रहे हो, सिर्फ 25,000 या 20,000, 15,000 का एक टर्म इंश्योरेंस भी ले लो। आपकी जो शादी का एक्सपेंस है उसके सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो ये एक एज ए गिफ्ट आप ले लो कि ये मैं एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ मेरे चाइल्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। मतलब इंश्योरेंस अगर आप गिफ्ट कर दो तो कल को लाइक कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो देर इज़ समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। सुपर सुपर। तो लोग हमेशा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। आप थोड़ा सा ये डिटेल में बताइए कि ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अगर डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है और किस तरीके से लोगों को इसे देखना चाहिए। सो सेविंग्स मतलब क्या है कि मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ और वो पैसा बाद में बैंक अकाउंट में पड़ा है या मेरे घर पे मैंने रखा है, तो मैंने वो सेव कर लिया, मैंने उसको खर्च भी नहीं कर रहा हूँ और इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ सेविंग, राइट। तो होता ऐसा है कि मैं जब सूप बना रहा हूँ, सपोज मैं सूप बना रहा हूँ, टोमेटो सूप बनाता हूँ, मैं उसको स्टर करता हूँ, राइट। मैं उसको स्टर अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा, तो उसका जो एरोमा है वो नहीं आएगा, जो टोमेटो का एरोमा आना चाहिए वो नहीं आएगा। करेक्ट, राइट। अगर आप उसको हिलाते रहते हो तो ही वो सूप प्रॉपर बनता है। सही है।
तो पैसे भी ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको हिलाओगे नहीं, उसको दौड़ाओगे नहीं, तो बैठ जाएंगे। तो डेट इज़ सेविंग। आपने पैसे को सेव किया मतलब पैसे बैठ गए हैं, राइट। और अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो पैसे आपके लिए दौड़ रहे हैं, पैसे आप कमा रहे हो, तो डेट इज़ इन्वेस्टिंग। अमेजिंग अमेजिंग आइडियोलॉजी। मतलब आपके सारे एग्जाम्पल्स में खाने पीने का एकदम मस्त एग्जाम्पल है। कहीं पर वो मंचूरियन है, खीर है, कहीं पर सूप्स है। सो कहीं ना कहीं हमें खाने पीने का भी ज़्यादा मन कर रही है पॉडकास्ट लेते लेते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर, आपने तो इतने सारे लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करवाया है, कि इतनी सारी फैमिलीज़ को आपने गाइड किया है। मुझे कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ बताइए जो लोग अपने 20s 30s और 40s में करते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने 2 गलतियों के बारे में तो बात कर ली है कि सबसे पहला लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, और दूसरा हमने बात किया कि पेशेंस नहीं है, वो वॉलेटिलिटी को सहन नहीं कर पाते। और क्या क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग 20s में करते हैं? आई वुड से अगर आप अपने ब्रेक करके एज वाइज अगर आप बता सको कि क्या क्या गलतियाँ वो लोग करते रिसेंटली हैं। अगर पिछले 5-6 साल की बात करें तो 20s में लोग गलती करते हैं आईफोन और बुलेट लेने की, राइट। सो 20s में आईफोन लेते हैं, 30s में घर ले लेते हैं और 40s में दूसरा घर ले लेते हैं। सो बाय गॉड ऑफ ग्रेस अभी तो गवर्नमेंट भी ओल्ड टैक्स रिजाइम को वो लेट गो कर रही है, उसको शायद वो 1-2 साल में ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो अच्छा है, क्योंकि एक टैक्स सेविंग के लिए दूसरा घर लेते थे, तीसरा घर लेते थे। तो क्या होता है कि आपका जब रियल एस्टेट इज़ ए वेरी बिग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, करेक्ट। तो उससे बेटर है कि आपको अगर कंजम्पशन के लिए लेना है रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आप ले सकते हो। और वो भी कब लेना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो 20s में ज़्यादातर क्या होता है, 20s जब आपने जॉब चालू किया या बिजनेस चालू किया, यंग एज है, तो आईफोन्स आते हैं, तो वहाँ पे आपने वो ले लिया, खर्चा कर लिया। नहीं करना ऐसा नहीं है, वो भी ज़रूरी है, वो भी करना है, लेकिन कुछ प्लानिंग के साथ अगर आप करते हो तो आपका पैसा थोड़ा बचता भी है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा। आप अपने जो खर्च करना है वो भी करिए। आपने बुलेट लेना है तो एक प्लानिंग के साथ करिए। प्रॉब्लम क्या आता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, तो मैं कुछ भी लेके आ सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा सोचना है कि मुझे अगर मैं 2 साल के बाद लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 साल के बाद लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या लाइफ में। तो मुझे अगर 2-3 साल से अगर मैंने उसको डिले कर दिया, राइट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो अगर मैंने उसको ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दिया तो मैं कुछ प्लानिंग के साथ ले सकता हूँ, तो मेरा जो EMI है वो कम हो जाएगा और मुझे इतना क्रेडिट पे नहीं लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एट ए यंग एज, क्योंकि यंग एज में आप इतनी बड़ी अगर लाइबिलिटीज़ ले लेते हो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लोन्स और होम लोन, सो आगे जाके आपका जितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो थोड़ा डगमगा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सारी चीज़ों का बेस वही आता है कि आपको महीने का जो भी आप कमा रहे हो उसका प्रॉपरली बजटिंग करना पड़ेगा, पहले एलोकेट करना पड़ेगा। ये बजटिंग को लेकर आपका क्या मानना है? मतलब क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि लोगों, अगर आप 100 रुपया मान लो कमा रहे हो, तो किस तरीके से उसे क्या बाइफिकेशन रखना चाहिए, कितना सेविंग्स, कितना इन्वेस्टमेंट, क्या एक आइडियली फॉर अ यंगस्टर जिसने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है? और ये भी बताइएगा कि अगर कोई अपने लेट एज में है, लेट इन द सेंस 35 40 45 की एज में है, तो उन्हें क्या प्लान करना चाहिए? सी बजटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो लार्जली इग्नोर होती है हर एक फैमिली में मोस्टली, राइट। और जब से ये डिजिटलाइजेशन आया है, पहले तो क्या था कि हम पॉकेट में से पैसे गिन के देते थे। सो इट वाज ए फिजिकल थिंग कि मुझे पैसे छू रहे हैं ना, मैं किसी को दे रहा हूँ तो मेरे हाथ में से पैसे जा रहे हैं, सो आई कैन फील दैट। अभी भी तो क्या है, मोबाइल लेके मैंने QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, सो आई एम नॉट, कोई फील नहीं आ रहा है उसमें, राइट। सो बजटिंग उसके कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा है कि कोई बजटिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि फील ही नहीं हो रहा ना कि पैसे जा रहे हैं मेरे पॉकेट में से। सही है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम एक जनरल रूल चेक करें कि क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट 20% जो भी आप कमाते हो उसका 20% शुड बी इन्वेस्टमेंट। आपका 20% अगर इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, सो दैट वुड बी ए वेरी गुड स्टार्ट। उसके बाद आपका जो भी फाइनेंशियल प्लान है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार देख के आपको करना चाहिए कि भाई ओके, अभी मैं उसमें कितना ज़्यादा कर सकता हूँ, कौन से गोल के लिए कर सकता हूँ। सो बजटिंग इज़ वेरी मच क्रिटिकल। ये चीज़ आपने बहुत सही बताया कि जब भी डिजिटल इतना पेमेंट होता है तो वो फील नहीं होता। मतलब आज मॉर्निंग में हमारे घर पे वो डिस्कशन चल रहा था कि यार इतना पैसा खर्चा हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब नॉर्मली पता ही नहीं चलेगा ना, आपके पॉकेट में से तो जा नहीं रहा है, हाँ, बैंक टू बैंक ही जा रहा है।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरा चीज़ ये है कि आजकल इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स और ये सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है। हम अभी आईफोन की बात कर रहे थे, तो लाइक आज हर किसी को वो ऐसा चाहिए कि भाई वो दुकान में जाओ, देखो, सामने वाले ने बोल दिया अच्छा ठीक है चाहिए, लोन पे हो जाएगा, कार्ड कार्ड दे दो। तो वो सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है कि लोग ईएमआई में आराम से ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कल्चर सही है? देखो, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है, इस स्पीड से जो ग्रो हो रही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, और आपका जो पर कैपिटा इनकम था वो भी अबाउट $2500 पर कैपिटा हो रहा है। सो ये चीज़ तो आने वाली है, बराबर, लेकिन उसको एक डिसिप्लिन्ड वे में कैसे यूज़ करना, डेट इज़ इम्पोर्टेंट। क्रेडिट कार्ड ख़राब चीज़ नहीं है, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो लेके रख लो, एटलीस्ट एज ए इमरजेंसी। अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो यू कैन स्वाइप इट एट ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, राइट। सो क्रेडिट कार्ड इतनी ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब क्रेडिट कार्ड हम लेते हैं तो एक ओवर क्रेडिट ले लेते हैं, हमारी जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा क्रेडिट ले लेते हैं। करेक्ट। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। क्रेडिट कार्ड का एक डिसिप्लिन वे में यूज़ ऐसा हम कर सकते हैं कि उसको ऑटो डेबिट पे रख दो। ऑटो डेबिट मतलब क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ और जब उसका पेमेंट ड्यू होगा वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट मार लेंगे। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर और पे करने का आपको याद नहीं रखना है। करेक्ट। सो आप उतना ही स्पेंड करना है जितने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर मंथली हम उतना ही स्पेंड कर रहे हैं जितना मेरा इनकम है और वो उतना है मेरा बैंक बैलेंस रहता ही है, तो देयर इज़ नो इश्यू विद द क्रेडिट कार्ड। लेकिन अगर बैंक में पैसा है तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ ही क्यों करूँ, बैंक से ही पे कर दो ना। नहीं, फिर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, क्योंकि तो ही इकोनॉमी भी तो ही चलेगी। अगर क्रेडिट पे नहीं लेंगे तो नहीं चलेगी। नहीं, सही है सही है। कभी कभी ये सही लगता है कि हाँ यार ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, देश के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में जब महीने के एंड में वो स्टेटमेंट आते हैं और अपना बैंक बैलेंस में कम रहता है तब समझता है कि अरे नहीं यार ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने का कोई ऐसा फॉर्मूला या कुछ ऐसे कैसे बचना चाहिए? बचना तो वही है कि आपको एक डिसिप्लिन वे में ही करना पड़ेगा। जो स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग हैबिट्स के ऊपर एक कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक ऐसी भी होती है कि सपोज़ मैंने आईफोन लेना है, 1 लाख का सपोज़ आईफोन है, या एक मुझे बुलेट लेना है जो 2 लाख का है या 1.5 लाख का है, सपोज़ बाइक लेना है। वो आपके पास इतनी कैपेसिटी हो जाए कि मैं वो 2 ले सकता हूँ, नंबर 2 टाइम्स में ले सकूँ, मतलब 2 आईफोन 2 बाइक, तब मुझे एक लेना है। व्हाट हैपन्स कि मेरे पास पैसे 25,000 है और मैं 1 लाख का आईफोन ले रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पास पैसे 2 लाख है लेकिन मैं 1 लाख का आईफोन ले रहा हूँ, देन देयर इज़ नो इश्यू, राइट। दूसरी एक चीज़ ऐसी आती है कि जो जॉब करते हैं जो लोग, तो उसका क्या इंक्रीमेंट आता है कि भाई अप्रैल में एक इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या किसी का जनवरी में होता है, तो उसके 2-3 महीने पहले से ही ईएमआई चालू कर देते हैं कि यार इंक्रीमेंट तो आने वाला है ना। सो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने जो फ्यूचर में आने वाली इनकम है उसको भी आपने कमिट कर दिया लायबिलिटी पे। सो दैट इज़ वेरी मच डेट्रीमेंटल टू योर फाइनेंशियल हेल्थ। सो ट्रू। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी वो हम सोचते हैं कि भाई 2 टाइम्स आईफोन लेने का पैसा जब भी जमा होगा तभी हम एक लेंगे, तो वो 2 टाइम जमा करते करते शायद वो हमारा एज निकल जाएगा जब भी वो लेने की इच्छा भी हो। नहीं, तो उसके लिए आपको इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ। देन यू हैव टू थिंक अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम। करेक्ट। सुपर बहुत इंसाइटफुल आज का सेशन जा रहा है। मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, मुझे इतनी सारी चीज़ें इसमें सीखने मिल रही है, तो आई एम वेरी श्योर कि जो देख रहे हैं उनको तो बहुत सारा सीखने मिलता होगा। अगर आपको जो लर्निंग्स मिल रही है मेरे भाई, तो नीचे कमेंट में पहले तो लिखते जाओ आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं इस पॉडकास्ट से, कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई पहले लाइक कर दो, क्योंकि ये पॉडकास्ट को वैल्यू तभी मोटिवेशन मिलता है, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना हम मोटिवेटेड होते रहेंगे इस पॉडकास्ट को आगे लेके जाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 5,000 रुपीज़ का एक फॉर्मूला रखो कि 5,000 से इन्वेस्टमेंट चालू करो, फिर 10% बढ़ाते जाओ। तो जब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ जैसी चीज़, तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? और आई एम वेरी श्योर उसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होगी, फॉर अ 20 ईयर गाय, फॉर अ 30 ईयर गाय, फॉर अ 40-50 ईयर गाय। कैसे करना चाहिए? सो सबसे पहले आपका जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो व्हाट इज़ योर गोल, क्यों करना है, राइट। जैसे मैंने उबर की ऐप ओपन करता हूँ तो सबसे पहले वो मुझे क्या पूछता है, डेस्टिनेशन पूछता है, कहाँ पे जाना है, राइट। और पैसे का नियम एक चीज़ बोलता है कि अगर आप पैसे को बोलोगे नहीं कि तुझे कहाँ जाना है, तो बाद में पूछना मत कि तू कहाँ चला गया, हाँ, राइट।
सो होता क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो चलो ऑनलाइन हो जाता है, 2,000 की SIP चालू कर दी या 5,000 की कर दी, लेकिन कब तक चालू कर रखनी है, कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए मिलेंगे, वो कोई हमको बताता नहीं है, हम कभी सोचते नहीं है। सो कोई भी एज हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो आपका एक बेसिकली आपको कुछ सोच के करना है कि ओके मुझे इतने साल तक तो ये करना है। उससे दो चीज़ होती है, एक कि कुछ ना कुछ आप लाइफ में अचीव कर रहे हो, दूसरी चीज़ की मार्केट तो हमेशा ऊपर नीचे जाने वाला है, मार्केट विल ऑलवेज बी वोलाटाइल। करेक्ट। लेकिन जब मार्केट वोलाटाइल है, अगर मैंने 5 साल 10 साल या 15 साल तक मुझे इन्वेस्ट करना है और मार्केट 2 साल के बाद डाउन जा रहा है, थोड़ा मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो मुझे पता ही है कि मुझे तो 5 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है या 10 साल के लिए किया है, तो मुझे अभी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, कि आपको जब मार्केट में कुछ भी पैनिक है तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका गोल तो अभी दूर है। करेक्ट। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। करेक्ट। सही है, सही है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब लेट्स से अगर मेरी एज अराउंड 22, 23, 25 के आसपास है और मुझे इनिशियल आज से शुरुआत करनी है, तो क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है? सबसे बेस्ट ऑप्शन में स्टार्टिंग में आप सपोज म्यूचुअल फंड की SIP में आप चालू करिए, राइट। म्यूचुअल फंड में एक SIP करके जो है, जिसमें आप मिनिमम 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो पर मंथ। तो एक कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। सो आपने अगर उसमें से इन्वेस्टमेंट चालू किया SIP में, और म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्कीम्स रहती है विच आर इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। जैसे अलग अलग एसेट है कि इक्विटी हो गया, आपका बॉन्ड्स हो गया, मतलब डेट हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, मतलब गोल्ड सिल्वर हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो सभी तरह के ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्ट कर रही है। सो आपके जो रिस्क प्रोफाइल है, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एसेट एलोकेट करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। उस पर आप SIP चालू कर सकते हो। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखें, किसी का कोई भी यंगस्टर है, 20 या 30 साल का लड़का या लड़की है, उसको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है, तो नो ब्रेनर एक आप कोई एक अच्छा सा इंडेक्स फंड ले लो या कोई एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड इफ़ यू आर, आपका गोल अगर आपने थोड़ा दूर है, 10-15 साल तक का गोल है, तो आप एक आधा मिड कैप फंड भी उसमें ऐड कर सकते हो। मतलब मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे ये मिड कैप या इंडेक्स Flexi फंड cap। या फ्लेक्सी कैप को क्या क्या पोर्शन में रखना चाहिए, उसका कुछ होता है स्ट्रेटेजी, या सपोज मुझे खुद से ही 100 रुपये decide कर लें? सपोज मुझे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो 60 to 80 रुपीज़ शुड बी इन द फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड, एंड रिमेनिंग 20 to 30 रुपीज़ इन द मिड कैप फंड। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। ये इंडेक्स फंड क्या होता है, फ्लेक्सी फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड मतलब ऐसा है कि जैसे हमारा निफ्टी 50 करके जो इंडेक्स है, सेंसेक्स करके जो इंडेक्स है, तो उसको वो फॉलो कर रहा है कि इंडेक्स में जिस हिसाब से स्टॉक्स रहेंगे उस हिसाब से वो परचेस करेंगे। दैट इज़ पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। फ्लेक्सी कैप मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका वो कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। एंड दैट इज़ एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, कि फंड मैनेजर खुद डिसाइड कर रहा है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है। जबकि आपका जो इंडेक्स फंड रहता है वो इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है, इंडेक्स में जो स्टॉक्स रहेंगे उसी में इन्वेस्ट करेगा, सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा। तो इंडेक्स आपका बनता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बनता है। मान लो कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी इज़ द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटल, राइट। तो वो 50 कंपनी में सेम वही प्रोपोर्शन से पैसिव फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेगा, दैट इज़ इंडेक्स फंड। समझा। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर मैं फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करूँ, जब मुझे खुद को इतना दिमाग लगाना ही है कि मैं इंडेक्स में करूँ, फ्लेक्सी में करूँ या इसमें करूँ, तो मैं डायरेक्टली कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ? यू मीन टू डायरेक्ट स्टॉक्स में? डायरेक्ट स्टॉक में। सो डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेजरली आपके पास 4 से 5 चीज़ होनी चाहिए। एक, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, टाइम होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ आपके पास है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ही करिए, म्यूचुअल फंड में कभी भी मत करिए। अगर आपके पास टाइम है, टाइम टू एनालाइज बिजनेसेस, सी हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको सिर्फ वो प्राइस दिमाग में है कि रिलायंस का स्टॉक है वो अभी 2000 का चल रहा है, या टाटा का स्टॉक है 200 रुपये का चल रहा है, हमको सिर्फ वो है। लेकिन बैकेंड में तो बिजनेस चल रहा है। रिलायंस के बैकेंड में एक बिजनेस है जो 16 लाख करोड़ रुपीज़ का है, 16 से 18 लाख करोड़ रुपीज़ का एक बिजनेस चल रहा है। तो मुझे उसको स्टडी करना है, उसके जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स है उसको स्टडी करना है, उसका जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आती है वो क्या सोच रहे हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, वो सब अगर मुझे समझ में आता है, इफ़ इट इज़ माई कॉम्पिटेंसी,
देन आई शुड डू डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। अगर वो मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है तो मैं किसी को आउटसोर्स कर रहा हूँ वो जॉब, जो फंड मैनेजर है वो मेरे लिए वो करके दे रहा है, तो दैट इज़ म्यूचुअल फंड। करेक्ट। सो आपके पास टाइम है, कैपिटल मतलब टाइम है, स्किल है, एनर्जी है, क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ करने का, देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। नेवर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इफ यू हैव दिस 5 points। अमेजिंग अमेजिंग आइडियोलॉजी। ये 5 चीज़ें हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए। Definitely तो मत फिर अगर मैं परसेंटेज वाइज काउंट करूँ कि रिटर्न्स कहाँ से ज़्यादा आते हैं, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया है और मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, या मेरे पास 2-3 ऑप्शन है कि या तो मैं इसका गोल्ड खरीद लूँ, या तो मैं एफडी में इन्वेस्ट कर लूँ, या तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, या तो मैं ट्रेडिंग करूँ। आजकल जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि आप फंडामेंटल्स चेक करो, टेक्निकल चार्ट्स चेक करो और देखो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 3-4 ऑप्शंस है। तो मुझे परसेंटेज वाइज रिटर्न थोड़ा मार्केट के हिसाब से बताइए कि कहाँ पर कितना % एक्सपेक्टेड है। ओके, सो स्ट्रेट अवे परसेंटेज पे ना जाके हम पहले ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं। ट्रेडिंग करना चाहिए, बराबर। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ सपोज है तो आपको वो अमाउंट एक फिक्स करना पड़ेगा कि हाउ मच अमाउंट यू आर रेडी टू लूज़। 1 लाख रुपीज़ का मेरा टोटल कैपिटल है, उसमें से सपोज 20,000 ऐसी रकम है, ऐसी अमाउंट है कि जो अगर ज़ीरो भी हो जाए तो मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद दैट अमाउंट, राइट, बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो तो सकता है। रिटर्न की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ रिटर्न के बारे में सोचते हैं कि कितना रिटर्न मैं कमा सकता हूँ ट्रेडिंग करके। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड थिंक कि कितना लूज़ कर सकता हूँ मैं ट्रेडिंग करके, राइट। सो दैट इज़ अबाउट द ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग में आपका सपोज रिटर्न छोड़ दो, रिटर्न कितना मिल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आप एक शौक है वो पूरा करने के लिए कर रहे हो, राइट। लेकिन अभी तो आजकल उसमें भी वो एल्गोज आ गए ना, कुछ ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपको फिक्स इनकम परसेंटेज बना के देता है कि इतना % तो आपको मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा कोई टूल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट्स है ना वो अपने हिसाब से चलता है। आपको टूल्स जो है वो एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बता सकते हैं, लेकिन वो आपको एक 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि इतना हो ही जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ऐसा एक्चुअल में होता तो फिर अंबानी अडानी सब उसी में लग जाते हैं। 16 लाख करोड़ रुपीज़ रिलायंस के स्टॉक में पड़े मुकेश भाई के, वो वहाँ पे क्यों रखते? यस। दूसरा चीज़ आपने बोला एफडी गोल्ड है, तो ये सब चीज़ है ना। एफडी मतलब डेट एलोकेशन है, गोल्ड मतलब आपका कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो आपका जो गोल प्लानिंग हुआ, आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग किया, उसके बेस पे आपका एक एसेट एलोकेशन बनता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ गोल्ड यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो, दिस मच डेट पोर्शन शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। सो बेस्ड ऑन डेट वो हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर मोटा मोटा चीज़ देखें तो सपोज डेट के लिए बात करते हैं, तो अगर हम ऐसा देखें पिछले 20 से 25 साल में सपोज मैंने 100 रुपये थे मेरे पास, वो 100 रुपये मैंने इक्विटी में लगा के रखे हैं, राइट। और लेटेस्ट से उसने मुझे 12 से 14% का रिटर्न दिया है, और वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी जितना है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसका जो वोलाटिलिटी है मेरे इन्वेस्टमेंट का पिछले 20 या 25 साल में, वो XYZ इतना हुआ है। अगर मैंने आउट ऑफ डेट 100 रुपीज़ 20 रुपीज़ निकाल के सपोज मैंने डेट में रखा है, मतलब एफडी में रखा है, और बाकी का 80 रुपीज़ मैंने इक्विटी मार्केट में रखा है थ्रू म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स वॉटएवर, करेक्ट। सो इन दैट केस मैंने मेरी जो वोलाटिलिटी थी वो बाई 20% कम कर दी मेरे पोर्टफोलियो की, एंड स्टिल आई गोट द सेम रिटर्न इन लास्ट 20 to 25 ईयर्स। मैंने 20 से 25% मेरे पोर्टफोलियो में से निकाल के डेट में रख दिया, एफडी में रखा है, और जब मैं पोर्टफोलियो का कंबाइंड रिटर्न में चेक करता हूँ, सो कंबाइंड रिटर्न में जब चेक करता हूँ तो सेम है। तो डेट है या एफडी है, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, करेक्ट। लेकिन एक प्रॉपर वे में और प्रॉपर परसेंटेज में अगर आप कर रहे हो तो डेट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू। दूसरा होता है गोल्ड। तो सपोज गोल्ड क्या होता है कि हम जो इंडियन हमारे जो हाउस होल्ड्स में जितना गोल्ड है उतने तो सब वर्ल्ड में भी नहीं है, राइट। इतना ज़्यादा गोल्ड हम लेके बैठे हैं। सो गोल्ड में क्या होता है कि आपका जो हेजिंग टूल है, बराबर, आपका पोर्टफोलियो में एक हेजिंग के लिए गोल्ड लेना है आपको, बराबर। तो मेरा अगर 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो उसमें मैंने 5% या मैक्सिमम 10% का मैंने गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, नॉट एज ए कंजम्पशन, एज ए इन्वेस्टमेंट मुझे 5 to 10% का मैंने गोल्ड का एलोकेशन किया है। सो डेट विल प्रोवाइड मी हेजिंग इन माई पोर्टफोलियो। सो होता क्या है कि जो एसेट क्लासेस है अलग अलग, क्यों डेट हम बोलते हैं, एफडी क्यों लेते हैं, एफडी और स्टॉक्स, क्योंकि वो दोनों अनरिलेटेड एसेट क्लास है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा
तो इक्विटी शायद नीचे जाएगा, एफडी ऊपर जाएगा तो शायद इक्विटी नीचे जा सकता है, या दोनों अनरिलेटेड है, दोनों ऑपोजिट, या तो कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। करेक्ट। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में एसेट्स है अलग अलग, दैट शुड बी अनरिलेटेड। मेरे पोर्टफोलियो में पीएमएस भी है, म्यूचुअल फंड भी है, डायरेक्ट स्टॉक्स भी है, तो पूरा तो एक ही एसेट क्लास है, राइट। सो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपने जैसे परसेंटेज वाइज तो मुझे ब्रेकअप बता दिए। अभी अगर सपोज करो मैं कोई एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जहाँ पर मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब मैं सेफ्टी को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि नहीं यार मेरा पैसा सेफ रहे, एटलीस्ट जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे कम तो ना हो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, तो कौन से ऑप्शंस मेरे लिए सही रहेंगे? सो आपने जो रिस्क की बात की ना, सो हमारी जो लाइफ है ना वो एक ऐसे प्रिंसिपल पे चलती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज़, राइट। सो लाइफ में हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पे चलता है। अगर मैं सुबह उठा तब से मेरा रिस्क चालू हो गया है, मैं अगर रोड पे चल के जा रहा हूँ तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। मेरी 6 साल की बेटी है, वो रोज़ सुबह उठ के स्कूल बस में स्कूल जा रही है, वहाँ पे वो ज़्यादा रिस्क है या घर पे ज़्यादा रिस्क है? स्कूल पे जा रही है तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, लेकिन अगर उसको ग्रो होना है, अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्कूल पे जाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। मैं घर से निकलता हूँ, रिस्क लेता हूँ, ऑफिस पे जाता हूँ, काम करता हूँ, तब पैसा कमाता हूँ, तो मैं ग्रो होता हूँ, राइट। सो रिस्क लेंगे तो आपका पैसा ग्रो होगा। जैसे आप ग्रो हो रहे हो, आपके बच्चे ग्रो हो रहे हैं, सेम इसी तरह से आपका पैसा भी ग्रो हो सकता है। लेकिन हमारे माइंड में एक ही चीज़ है कि रिस्क मतलब क्या है, कि पैसा ज़ीरो होना। लेकिन एक्चुअली पैसा ज़ीरो होता ही नहीं है कभी। पैसा ज़ीरो तभी हो सकता है जब आपने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सोच के रखा है। जब आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, राइट। मतलब कि अगर मैंने मिनिमम 5 ईयर्स के लिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेट अस से इन स्टॉक मार्केट, अगर मैंने 5 साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, सो आज तक की हिस्ट्री में कभी भी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया अगर मैंने मोर देन 7 ईयर्स तक होल्ड करके रखा है मेरा पैसा। सो 7 साल के लिए अगर मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करके रखता हूँ तो पिछले 25 ईयर्स की हिस्ट्री में आज तक कभी भी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है इन निफ्टी 50। अगर मैं रोलिंग रिटर्न का कैलकुलेशन देखूँ तो निफ्टी 50 ने पिछले 25 ईयर्स में 7 साल के होल्डिंग पीरियड में कभी भी मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है, तो रिस्क तो ज़ीरो हो गया। सो देयर इज़ नो रिस्क। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, मैंने 2020 में इन्वेस्ट किया था या 2022 में इन्वेस्ट किया था और मैं 6 महीने के बाद देख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है। तो रिस्क क्या है, रिस्क अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं तो वोलाटिलिटी का रिस्क है, लेकिन जब हम एफडी में बात करते हैं तो दैट इज़ इन्फ्लेशन रिस्क, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन है। करेक्ट। क्योंकि जो एफडी में जो मुझे रिटर्न मिल रहा है दैट विल नेवर बीट द इन्फ्लेशन, राइट। सो दैट इज़ इन्फ्लेशन रिस्क। और जो चीज़ है कि मेरा स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी का रिस्क है, तो उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा। सो जो पैसे मेरे शॉर्ट टर्म के लिए है, जो मुझे विद इन 3 ईयर्स या विद इन 5 ईयर्स जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो पैसे को मुझे एफडी या तो बैंक या लिक्विड फंड जैसी जगह पे रखना पड़ेगा। जो पैसे मेरे ऐसे हैं जो मेरे 5 साल के बाद चाहिए, 5-7 ईयर्स के बाद ही मुझे चाहिए, सो आई शुड टेक सम रिस्क। करेक्ट। तो रिस्क हाई कहाँ पर होगा, मतलब कौन सी जगह पर? क्योंकि आजकल अभी क्रिप्टो भी बहुत ज़्यादा बूमिंग में है। यूएस में ट्रम्प गवर्नमेंट आ चुका है, ट्रम्प ने शपथ ले ली है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रो क्रिप्टो है। यस। तो आपको क्या लग रहा है, क्रिप्टो ही सबसे ज़्यादा रिस्की है या कुछ और भी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं? सी व्हाट आई बिलीव इज़ कि क्रिप्टो सपोज है या ऐसी जो भी चीज़ है जहाँ पे आपका कोई बैकएंड नहीं है, कुछ बेकिंग नहीं है ना। जैसे आपने स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया तो बैकएंड में क्या है, बिजनेस है। देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन वैल्यू। अगर रिलायंस का स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या है, उसको डिटरमाइन करने की 3-4 अलग अलग मेथड है, बट हाउ विल यू डिटरमाइन ए फेयर वैल्यू ऑफ ए क्रिप्टो? सेम एज गोल्ड का फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, राइट। सो क्रिप्टो आइदर यू कैन सी एज एसेट क्लास फॉर एलोकेशन दैट यू इन्वेस्ट 5 to 10%, और यू सी एज, जैसे हमने ट्रेडिंग के लिए बात किया था कि आप जितना पैसा ऐसा सोच के रखो कि ये लूज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग विद दैट अमाउंट। टेक क्रिप्टो एज ए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, नॉट एज योर कोर पोर्टफोलियो वेर यू वांट टू अचीव योर गोल्स। सो ट्रू, सो ट्रू। और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग ये भी करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी की इतने उसको AIF बोलते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी बोलते हैं।
सो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन वो ऐसे फैमिलीज या ऐसे बंदे के लिए काम का है जिसके पास ये सब करके रखा है उसने. यू हैव इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट, यू हैव इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग की सब चेक बॉक्स क्लियर हो गए हैं आपके. सो यू हैव दिस एवरीथिंग एंड देन अगर और भी पैसे है देन यू गो विथ अनदर एवेन्यूज लाइक AIF है, PMS है, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग है, करेक्ट अनलिस्टेड शेयर्स है, प्राइवेट इक्विटीज है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लेकिन वो उसके बाद का पॉइंट है. होता क्या है कि मैं कमाना चालू किया है अभी 25, 30, 50 हज़ार रुपीज़ का मैं कमा रहा हूँ और मुझे एप्लीकेशन में दिख रहा है कि प्राइवेट इक्विटी है, AIF है, या आपने जो बोला स्टार्टअप्स इन्वेस्टिंग है, तो मुझे सभी सब ऑनलाइन हो गया है. तो मैं म्यूचुअल फंड में SIP नहीं किया है, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ. सो स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है. देयर इज़ नो रेगुलेशन. आपको उसका जो बैलेंस शीट्स है वो कोई प्रॉपर जैसे सेबी रेगुलेटेड है, हाँ, वैसा नहीं है. लिस्टेड स्टॉक है, तो मैनिपुलेट कर सकते वैसा हैं. नहीं है ना, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है. हाँ, मतलब वो 20% वाला जो आपका है उसमें से इन्वेस्ट करो उसमें वो से सब करो, जगह पर लेकिन उसके ये सब के लिए आपके पास पहले इतना कॉर्पस होना चाहिए. होना चाहिए. सो ट्रू सो ट्रू. तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करूँ कि चलो आज मैं अपने 20s 30s में प्लान कर रहा हूँ कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, तो पहले तो मुझे बताइए लॉन्ग टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलेंगे जहाँ पे आपका जो गोल है वो मिनिमम 7 to 10 ईयर्स दूर है. ओके. मतलब कि 2022 में आप चालू कर रहे हो और आपका जो गोल है वो 2029 या 30 तक आपका अचीव करना है. सो 7 से 10 साल का आपका पीरियड है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म, राइट. दूसरी चीज़ आपने पूछा कि कैसे उसको अचीव करना है. सो अगेन जो हमने बोला, हमने पहले डिस्कस किया कि भाई रिस्क प्रोफाइलिंग आपका करके एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन प्लान बना के आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके क्या गोल्स है, फिर वो गोल सपोज 20 साल के बाद ड्यू है, 15 साल के बाद ड्यू है, तो आज की तारीख में उसको अचीव करने के लिए लेटेस्ट से 5 लाख रुपीज़ चाहिए. तो 10 साल के बाद एट द रेट ऑफ 7% वो डबल हो जाएगा. 10 लाख चाहिए 10 साल के बाद, जो अभी 5 लाख चाहिए 10 साल के बाद वो 10 लाख चाहिए. तो 10 लाख मुझे 10 साल के बाद चाहिए, तो उसके लिए बैक कैलकुलेशन करके आज की तारीख में मुझे कितने हर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो आई कैन यूटिलाइज दैट कैलकुलेशन टू स्टार्ट माई मंथली इन्वेस्टमेंट. ट्रू ट्रू. हम कभी से ये म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में ये बता दीजिए कि भाई म्यूचुअल फंड का एग्जैक्टली फंडा क्या है, मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है. सो म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है विदल भाई कि जहाँ पे आप जैसे मेरे जैसे जो इंडिया में लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स है, वो थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो फंड मैनेजर्स है उसको वो दे रहे बाइंग करने के लिए. आप आपके जॉब में, आपकी ऑफिस में बिजी हो, आपके बिजनेस में बिजी रहते हो, आपको नहीं पता है कि स्टॉक्स कौन से बाई करने हैं, कब बाई करने हैं, कितनी वैल्यू पे बाई करने हैं और कब बेचने हैं, राइट. तो मैंने वो जो चीज़ है वो मैंने आउटसोर्स कर दिया फंड मैनेजर को, वो मेरे बीएफ पे कर रहा है. और मेरे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स है, उसका एक पूल ऑफ मनी फंड मैनेजर के पास आता है. करेक्ट. तो उसको वो और दिस होल थिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी, राइट. सो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है. म्यूचुअल फंड इज टेक्निकली अ ट्रस्ट, राइट. तो एक ट्रस्ट के फॉर्म में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो रहा है. लेटर से फंड मैनेजर का जो बैंक अकाउंट होता है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम का जो बैंक अकाउंट रहता है, उसमें कोई भी रुपया आता है, इवन 1 रुपीज़ उसको आया, तो विद इन 24 आवर्स फंड मैनेजर हैज़ टू एलोकेट इट विद इन 24 आवर्स. एलोकेट मतलब उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट करना है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. ही कैन नॉट कीप इट एज सच. तो उसको या इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में कर देगा, कुछ नहीं करना है तो कैश में रखना है तो उसको एलोकेशन करना पड़ेगा, ये कैश के लिए है, राइट. तो म्यूचुअल फंड इज सच ए थिंग कि जहाँ पे आपका पैसा एक हाईली रेगुलेटेड वे में मैनेज हो रहा है, जो एक ट्रस्ट फॉर्मेट में है. मतलब कि जैसा कोई भी एक XYZ म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी है, उसने कोई स्टॉक परचेस किया, तो वो जो स्टॉक है उसका होल्डिंग उसके पास नहीं रहता है, वो किसी दूसरी कंपनी के पास है. फॉर एग्जांपल ABC करके कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने रिलायंस का स्टॉक परचेस किया. वो स्टॉक परचेस करके उसका जो कस्टोडियन, उसको कस्टोडियन बोलते हैं, तो वो XYZ कंपनी के पास होगा स्टॉक्स बाई करके उसका होल्डिंग. तो कोई फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं है कि आपका ये स्टॉक से उसने लिया था वो फ्रॉड हो गया. देयर इज नो चांस.
करेक्ट करेक्ट। मेरा पैसा मतलब कहीं मिसयूज नहीं होगा उसका, मुझे श्योरिटी सेबी दे रहा है कि चलो मैंने उसके अकाउंट में दिया तो वो कहीं और नहीं जा सकता। यस यस। लेकिन अल्टीमेटली मैं वो पर्सन पे ही डिपेंड कर रहा हूँ ना, कि भाई वो पर्सन पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूँ कि भाई तू अच्छे स्टॉक में लगाएगा। सो विरल भाई, अल्टीमेटली हम पर्सन के बदले हम इंडिया पे भरोसा कर रहे हैं कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो आगे जाके इतना ग्रोथ करेगी, राइट। सो होता क्या है कि जैसे अभी मार्केट में 4,000 to 5,000 लिस्टेड स्टॉक्स है सपोज, तो जो सेबी ने एक लिस्ट बना के दिया है ऑलरेडी फंड मैनेजर्स को, जो 500 से 600 स्टॉक्स का एक लिस्ट है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है, राइट। सो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास एक यूनिवर्स फिक्स हो गया स्टॉक का कि मुझे इसमें ही इन्वेस्ट करना है। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या इवन छोटी कंपनीज भी होती है म्यूचुअल फंड की, तो उसके पास एक प्रोसेस मैप फिक्स होता है कि इतने फिल्टर्स के बाद जो कंपनीज के स्टॉक्स है वो उसको फंड मैनेजर्स को वो लोग देते हैं कि भाई इसमें से तुझे इन्वेस्ट करना है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो कोई भी फंड में कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। करेक्ट। सो देयर इज़ अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड एक स्ट्रक्चर है कि जो एक पूरा फिक्स स्ट्रक्चर है कि ये आपको ऐसे ऐसे ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन फिर भी ये हर फंड मैनेजर का परसेंटेज तो अलग होगा। जैसे आपने बताया कि 500 स्टॉक सेबी ने दे दिया कि इसी के अंदर आपको खेलना है, राइट। और अगर मैं फंड मैनेजर हूँ तो मैं चूज़ करूँगा कि मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये में नहीं करना है। अभी हो सकता है दूसरा फंड मैनेजर दूसरी कंपनी सिलेक्ट करे, तो परसेंटेज दोनों के वेरी करेंगे रिटर्न्स के। एज अ इन्वेस्टर मैं कैसे सिलेक्ट करूँ कि भाई मैं मुझे इसके साथ करना चाहिए या इसके साथ करना चाहिए? एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैंने एक रिसर्च किया था कि जैसे ELSS करके एक टैक्स सेविंग के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम आती है। तो मैंने पिछले 15 साल का डेटा स्टडी किया कि सपोज़ 15 साल तक मैंने 15,000 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट किया है, और मैंने सबसे वर्स्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मतलब सबसे लोवेस्ट जिसने रिटर्न दिया है पूरे यूनिवर्स में, तो कुछ 22 से 25 स्कीम थी। उसमें सबसे लोवेस्ट रिटर्न जिस कंपनी ने दिया है दैट इज़ 14%। अच्छा। एन्यूअली, बराबर। सबसे हाईएस्ट रिटर्न जिसने दिया था वो अबाउट 25 to 26% इन पर ईयर था इन लास्ट 15 years. So I was comparing that return with PPF, Public Provident Fund. So PPF का return was about 8.1 या 8.2% in a year in last 15 years. It's not bad return. लेकिन जब आपके पास 15 साल के लिए अगर कमिट करने के लिए पैसे हैं, देन यू शुड थिंक कि मैं कौन सी और जगह है जहाँ पे 2-3% ज़्यादा मिल रहा है। करेक्ट। सो आपका जो क्वेश्चन था कि फंड मैनेजर, ऑब्वियसली फंड मैनेजर जितने भी अलग अलग फंड मैनेजर है सबके रिटर्न्स, सभी स्कीम्स के रिटर्न अलग ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर वर्स्ट स्कीम भी अगर पिछले 15 साल में टैक्स सेविंग जो कैटेगरी है उसमें हम देखें तो वर्स्ट स्कीम ने भी 12 से 14% का रिटर्न तो दिया है। करेक्ट। सो दैट्स नॉट ए बैड रिटर्न, क्योंकि 14% अगर आपको कोई स्कीम रिटर्न दे रही है तो हर 5 साल में आपके रुपए डबल हो रहे हैं। ट्रू। हाँ, मतलब ये चीज़ मैं समझ गया कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है और मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना, तो मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लूँ या किसी भी फंड मैनेजर को उठा लूँ तो 12 से 14% तो मुझे मिलने ही वाला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे मैं वो 25% वाले को सिलेक्ट करूँ? देखिए, वो कोई नहीं बता सकता है, किसी को नहीं पता रहता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट में ना 2 से 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट की स्टाइल रहती है। जैसे वैल्यू स्टाइल से कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फंड मैनेजर है वो ग्रोथ स्टाइल से इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मोमेंटम स्टाइल से इन्वेस्ट कर रहा है। थोड़ा डिटेल में बताना। सो वैल्यू स्टाइल मतलब क्या है कि जहाँ पे वैल्यू स्टाइल मतलब बाई लो एंड सेल हाई, मतलब कि लोअर वैल्यू पे आप बाई कर रहे हो, जब उसका स्टॉक प्राइस एक वैल्यू पे पहुँच जाता है, एक आपका टारगेट पे पहुँच जाता है, यू सेल इट ऑफ। सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो देर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड कंपनीज विच फॉलो दिस वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। बोल सकते हैं कि वो भी ट्रेडर मेंटेलिटी से ही काम कर रहे हैं, वो भी कम प्राइस में लेंगे और राह देखेंगे। वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाला भी आएगा। ओके। सो दिस इज नॉट दिस विल नॉट कॉल ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज बिकॉज दे आर मोर और लेस होल्डिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो दूसरे होते हैं ग्रोथ स्टाइल पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ग्रोथ स्टाइल मतलब क्या है कि उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड करके जो 2-3 पैरामीटर्स है उसको वो लोग चेक करते हैं स्टॉक्स में, और जिसमें उसको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिखता है, ज़्यादा अच्छा इक्विटी में रिटर्न दिखता है उस स्टॉक्स में, उस पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो उसको ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। दूसरा रहता है मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। जो आपने ट्रेडिंग की बात करी दैट इज़ मोमेंटम स्टाइल। मोमेंटम स्टाइल मतलब क्या है कि कोई स्टॉक से वो एक महीने में 100 रुपये से 150 रुपये पहुँच गया इन 1 or 2 or 3 months। सो उसको बोलते हैं कि वो स्टॉक अभी मोमेंटम में है, राइट। सो वो मोमेंटम में जो स्टॉक्स रहता है उसमें वो
इन्वेस्ट करते हैं और 150 सपोज 150 पे इन्वेस्ट किया और 300 आएंगे तब वो निकल जाएंगे वहाँ से। उसके पैरामीटर्स जब भी मैच करेंगे, आइदर इट इज़ इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, वॉट एवर। करेक्ट। सो दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो 25% कौन सी स्कीम में मिलेगा ये अगर मुझे पता होता तो मैं वही करता, राइट। सो वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि रिलायंस के जो मालिक है मुकेश भाई, उसको भी नहीं पता कि रिलायंस के स्टॉक का भाव कल क्या होने वाला है, बिकॉज उसके पास 51% ही होल्डिंग है, 49% तो मार्केट में फ्लोट हो रहा है स्टॉक्स। सो 25% कौन सी स्कीम में आएगा वो मुझे नहीं पता है, वो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मैं ऐसी अलग अलग एटलीस्ट 2 स्टाइल में मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दूँ कि जहाँ पे मेरा जो पैसा है वो 100% बनने का चांस है। क्योंकि मार्केट हमेशा एक साइकिल में वर्क करता है, 3 से 5 साल की साइकिल रहती है, तो एक साइकिल में कोई एक स्ट्रेटेजी चलती है, फिर दूसरी साइकिल में कोई दूसरी स्ट्रेटेजी चल सकती है। सो अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, मैंने सपोज 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो कभी वैल्यू स्टाइल चलेगी, फिर कभी मोमेंटम स्टाइल चल रही है तो वैल्यू स्टाइल नहीं चलेगी, तो मेरा दोनों में से रिटर्न मिलेगा, दोनों स्कीम में से मुझे रिटर्न मिलेगा, ऐसा। करेक्ट करेक्ट। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, 80% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट गोज़ टू म्यूचुअल फंड। मतलब जैसे भी आपने बताया कि 20% में आप ट्रेडिंग, क्रिप्टो, ये वो स्टार्टअप जो करना है करो, 80% म्यूचुअल फंड में जाना है। तो जब इतना बड़ा अमाउंट जाना है तो मेरे लिए तो पॉइंट ऑफ वरी वही होता है कि कैसे सिलेक्ट करूँ यार। मतलब अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि कोई तो ऐसे कैलकुलेशन होगा, कोई तो ऐसे नंबर्स होंगे, कोई तो ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिससे मैं सिलेक्ट कर पाऊँ कि हाँ यार अगर ये पास्ट परफॉर्मेंस हो सकता है या वट एवर, लाइक कोई ऐसी चीज़ मतलब आई डोंट नो। अगर मैं इन्वेस्टर रहूँगा तो मैं तो क्वेश्चन अगेन वही करूँगा कि भाई नहीं, मुझे बताइए कि कौन सा बेस्ट है। सो सी, अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने का आप जो पूछ रहे हो कि कौन सी स्कीम मुझे सिलेक्ट करना है, राइट। क्योंकि मैं तो आंख बंद करके भरोसा करने वाला हूँ कि आपने बोल दिया इस पे इन्वेस्ट कर दो तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कि मेरा फ्रेंड सेम पैसा लेके बैठा रहेगा, वो दूसरे किसी के साथ जाएगा, तो फिर मेरा कंपटीशन सबकॉन्शियसली उसके साथ होगा, यार तेरा पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है या मेरा ज़्यादा बढ़ रहा है। या डेफिनेटली। सो एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सपोज आपने जो चीज़ बोला कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के मुझे करना है कि क्या हो करना सकता है, दैट कैन बी माई व्यू सो वी पॉइंट। कैन नेवर ड्राइव अवर कार लुकिंग एट द रियर व्यू मिरर, राइट। करेक्ट। सो पास्ट परफॉर्मेंस देख के हम स्कीम सिलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ऐसी है कि देर आर सर्टेन पैरामीटर्स, राइट, कि जैसे आपका जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसका बीटा कितना है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। तो बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द मेजर ऑफ वोलाटिलिटी, कि वो कितना ऊपर या नीचे जा रही है स्कीम इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस से 3 इयर्स। सो 3 इयर्स में स्टैंडर्ड डिविएशन सपोज 10% है तो वो 10% ऊपर जा रहा है, वो 10% नीचे जा रहा है, प्लस 10% प्लस 10% माइनस, सो डेट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सो जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन लो रहेगा, कम रहेगा, वैसी एक चीज़, एक स्कीम आप ले लो। जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज़्यादा रहता है वैसी आप स्कीम ले सकते हो। दूसरा चीज़ आप ऐसा सोचो कि जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है, तो फ्लेक्सी कैप में कोई फंड होता है कि जो लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब कि उसने लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कोई ऐसी है स्कीम कि जिसने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लार्ज कैप भी है लेकिन थोड़ा कम पोर्शन है। सो एक पोर्टफोलियो का मिक्स ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ पे आपका ये दोनों टाइप की स्कीम आ जाए। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू ए गुड बैलेंस रिटर्न्स। ओके ओके ओके, समझा। सो मतलब बेटर रिजल्ट्स मुझे इससे मिल पाएंगे अगर मैं मिक्स करता हूँ। प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाती है बेटर रिटर्न्स की। परफेक्ट। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 के लिए परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? सो अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, सपोज 2025 नेक्स्ट जो 1-2-3 साल में हमें दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो जो लार्ज कैप ओरिएंटेड जितनी भी स्कीम्स है वो यहाँ से आगे जाके थोड़ा बेटर रिटर्न देने की संभावना है, राइट। कि जैसे आपकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई या लार्ज कैप कैटेगरी हो गई, देयर आर हाई चांसेस कि इस टाइप की कैटेगरीज आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। लास्ट 4-5 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी है, उसने रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया है, राइट। जैसे आपकी प्राइवेट बैंक से है तो प्राइवेट बैंक कैटेगरी ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। उस टाइप की जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है कि जहाँ पे ये सब का एक्सपोजर ज़्यादा है, सो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है 25, 26, 27 नेक्स्ट 1-2-3-4 साल में। मैंने ये भी सुना है कि ETF करके कुछ होता है जहाँ पर लाइक Yes. आप ETF में इन्वेस्ट करो तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो बट विद अ लोअर रिस्क।
तो थोड़ा डिफरेंस समझाइए कि हाउ ETF इज डिफरेंट विथ म्यूचुअल फंड एंड So इक्विटी. ETF is nothing but the mutual fund. ओके. ETF is a kind of mutual fund. उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. मतलब कि जैसे आप कोई स्टॉक्स परचेज करते हो वैसे ही आप ETF के यूनिट्स आपके डीमेट अकाउंट्स थ्रू परचेज कर सकते हो. ओके. सो ETF इज अगेन इन्वेस्टिंग इन ए इंडेक्स. जैसे हमने इंडेक्स की बात की थी, ETF इज अगेन इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स ओनली. सो ETF हो सकता है निफ्टी 50 का इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाला ETF हो सकता है, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने वाला ETF हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाला ETF हो सकता है. सो यू कैन बाई इट फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट बेसिकली. सो एज सिंपल एज दैट इज ETF. सो वो भी म्यूचुअल फंड ही है. ETF इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड. वो भी म्यूचुअल फंड कंपनी रन करती है ETF को. So again, it's controlled by, you know, a kind of person who is expert in that field. लार्जली नो, क्योंकि ETF होते हैं वो पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है. अच्छा. उसने उसका जो बेंचमार्क है, जो भी इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है ETF, उसके हिसाब से ही उसको स्टॉक्स परचेस करना है. ओके. ओके. सो देयर आर नो कंट्रोल. उसको सिर्फ इतना कंट्रोल है कि जो आपका इंडेक्स में जनरली क्वार्टरली उसमें चेंजेस आते हैं. 3 महीने 6 महीने में जो इंडेक्स में चेंज आए उसको फॉलो करना है. मतलब आप बोलना चाहते हो कि कुछ ऐसे सेट रूल बना दिए हैं कि जो टॉप 50 कंपनीज रहेगी हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे. अभी हो सकता है टॉप 50 में आज रिलायंस अडानी है, कल नहीं होगी. एग्जाम्पल. तो उसमें तो वो ऑटोमेटिक ETF है या इंडेक्स फंड है, वो उसमें से निकल जाएंगे. अगर वो इंडेक्स में से निकल गए तो वो फंड में से भी निकल जाएंगे. दैट इज कॉल्ड पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ, मतलब नॉर्मल म्यूचुअल फंड में किसी बंदे का दिमाग लग रहा है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, उसके फंडामेंटल्स ये है, उसके फाउंडर ये है, वॉटेवर. जबकि ये लोग ETF में प्रॉपर रूल्स दिए हुए कि यही रूल को फॉलो करना है आपको. यस. अमेजिंग. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया की ग्रोथ में आपको पैसा लगाना है और अगर आपको सेबी पे या निफ्टी पे या इंडेक्स पे भरोसा है तो आप ETF पे भरोसा कर सकते हो. मैं उस पर थोड़ा एक अलग व्यू भी दे सकता हूँ यहाँ पे. जैसे मान के चलो कि इंडेक्स है कोई भी, तो इंडेक्स में हमने जैसे बात किया मार्केट कैपिटल जो है उसके हिसाब से वो इंडेक्स बनता है. 50 स्टॉक्स कैसे उसमें चूज़ होते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से चूज़ होते हैं. अभी उसमें क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हम, बिजनेस की क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना. अगर अच्छा आप मुझे एक एग्जांपल दो, आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है? HDFC पे है. यहाँ से सामने सपोज 2 आपको डोर दिखेंगे. वन इज़ पंजाब नेशनल बैंक या SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन इज़ HDFC और कोटक बैंक. आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. यू वांट टू ओपन ए बैंक अकाउंट, वेयर यू विल गो? गवर्नमेंट बैंक जो रहेगी SBI. करंटली व्हाई यू डोंट हैव अकाउंट इन SBI? हाँ, मतलब कुछ फीचर्स, कुछ फैसिलिटीज, फीचर्स, सर्विस. बराबर. लंच ब्रेक का प्रॉब्लम नहीं आएगा HDFC में. हाँ. जो SBI में शायद आएगा, वी डोंट नो. करेक्ट. लेकिन SBI भी निफ्टी 50 में है. HDFC बैंक भी निफ्टी 50 में है. राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गवर्नमेंट बिजनेसेस खराब नहीं है, SBI बैंक खराब नहीं है, लेकिन वेदर जो आगे जाके मुझे जो गोल अचीव करना है उसके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है. तो म्यूचुअल फंड के जो एक्टिव फंड मैनेजर है दे विल चूज़ कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या व्हाट शुड बी माई प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट. जैसे मैं कोई एक स्कीम का सपोज हम एक हाइपोथेटिकल देखें तो HDFC बैंक में लेटर से उसने उसके पास जो 100 रुपये है फंड मैनेजर के पास, उसमें से 9 रुपये उसने HDFC बैंक के स्टॉक में लगाए, 8 रुपीज़ उसने कोटक बैंक के शेयर में लगाए, लेकिन SBI के शेयर में उसने 2 से 3 रुपये लगाए. समझा. जो एक्टिवली जो फंड मैनेज कर रहा है. इंडेक्स में तो इंडेक्स में जितना होगा प्रोपोर्शन उसी हिसाब से वो लेना पड़ेगा ETF को या इंडेक्स फंड को. तो यहाँ पे वो दिमाग नहीं आएगा. राइट. सेम चीज़ सपोज हम थोड़ी हिस्ट्री में बात करें. सो यस बैंक करके एक कंपनी थी, तो यस बैंक वॉज इन निफ्टी 50. बराबर. यस बैंक करके एक प्राइवेट जो बैंक थी वो निफ्टी 50 में थी. तो वो जब मोर देन 400 जब उसकी स्टॉक प्राइस आ गई थी, उस टाइम पे RBI ने कुछ बोला कि इसकी बुक्स में कुछ प्रॉब्लम है. राइट. तो उसने नीचे आना चालू कर दिया. अभी आप सोचो कि यस बैंक का स्टॉक एक ETF में पड़ा था या तो इंडेक्स फंड में पड़ा था जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, और एक एक्टिव फंड मैनेजर के पास भी उसने भी लेके रखा था. वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है. लेकिन RBI ने जब बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो क्या हुआ होगा? एक्टिव फंड मैनेजर वाला दूसरे दिन निकल गया होगा या तीसरे दिन निकल गया होगा. एग्री? यस. लेकिन जो
ETF है या तो इंडेक्स फंड है, वो कब निकल सकता है? जब निफ्टी 50 में से वो स्टॉक निकलेगा तब भी वो निकल सकता है। अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है अबाउट 80 to 90 रुपीज़ वो 400 में से 80-90 जब हुआ था तब निफ्टी 50 में से वो बाहर निकला था यस बैंक का स्टॉक। सो उतना हिट आपके पोर्टफोलियो को लगा ना, करेक्ट। इन केस इफ़ यू हैव ETF और इंडेक्स फंड। सो इन ए कंट्री लाइक इंडिया इटसेल्फ इज ए मिड कैप। अगर आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखो तो इंडिया का मार्केट अभी मिड कैप है। हमारा जो मार्केट कैपिटल है वो कितना हुआ अभी? 3.5 ट्रिलियन US डॉलर्स या 4 ट्रिलियन US डॉलर्स। आपका एप्पल है, मेटा है, ये सब जो स्टॉक्स है ये एक एक कंपनी 3-3 ट्रिलियन US डॉलर्स की है, राइट। अगर आप US की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनीज देखोगे, चाइना की जो टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनीज देखोगे मार्केट कैपिटल वाइज, उसके जो बिजनेसेस है वो इतने यूनिक, इतने अलग है कि वो उस टाइप के बिजनेस तो अभी यहाँ चालू ही नहीं हुए इंडिया में। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट डू यू थिंक चाइना का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा होगा, स्टॉक कौन सा होगा? मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस है उनका। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, राइट। यू थिंक लाइक दैट, यस। दैट इज टेंसेंट। डू यू नो टेंसेंट कौन सी कंपनी है? पबजी बनाती है। ओह, सो द गेमिंग कंपनी पबजी जो कंपनी बना रही है चाइना की, दैट इज टेंसेंट, राइट। सो टेंसेंट इज द हाईएस्ट मार्केट कैप उसकी है। जैसे यहाँ पे हमारा रिलायंस है, सो वो सब बिजनेस तो यहाँ पे अभी आए नहीं है। हमारे पास कोई गेमिंग कंपनी लिस्टेड भी नहीं है अभी इंडिया में, राइट। सो इंडिया इटसेल्फ इज ए मिड कैप कंट्री व्हेन वी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर कंपेयर करें तो। सो यहाँ पे आपको इंडेक्स और ETF में भी एलोकेशन एक बार बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड ऐसे भी है जो बहुत अच्छे हैं, मैं भी रिकमेंड करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। देर आर 1 or 2 इंडेक्स फंड जो बहुत ही अच्छे, बट नॉट ऑल। तो फिर ये एडवाइजेबल नहीं है आज के यंगस्टर्स के लिए कि आप डायरेक्टली US या तो चाइना के मार्केट्स में इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स है सी देर आर 2 थिंग्स कि एक तो आपको US और चाइना की मार्केट में अगर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ बाइंग डायरेक्ट स्टॉक्स ऑफ US और चाइना मार्केट, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है इंडिया में। सो वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन दैट ग्लोबल मार्केट। दूसरी चीज़ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के स्टॉक्स में एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। क्योंकि सपोज़ मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको 5 चीज़ बोली वो सब मेरे पास है, लेकिन वो सब चाइनीज़ में उसके एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आते हैं। सो हाउ विल आई लर्न दैट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट लेट मी आउटसोर्स दैट टू ए फंड मैनेजर। हाँ, लेकिन फिर अगेन वापस वो एग्जिट लोड का भी एक प्रॉब्लम आ जाता है ना कि वो फंड मैनेजर भी तो कमाएगा, वो तो कमाने ही बैठा है। एग्जिट लोड जो है वो फंड मैनेजर को कमाने के लिए एक्चुअली नहीं है, वो आपको डिस्करेज करने के लिए है कि आप 1-2 साल में आपके पैसे मत विड्रॉ करो। ओके, राइट। सो व्हाट इज़ एग्जिट लोड? जैसे आपने कोई फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका 1 साल के बाद अगर आप निकालोगे तो कोई एग्जिट लोड आपके ऊपर नहीं लग रहा है, या किसी में 2 साल होगा, 3 साल होगा, वॉटेवर। लेकिन अगर आपने 2 साल के पहले निकाला तो आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के पहले निकाला तो 1% का लगेगा। अगर 2 साल के बाद निकालोगे तो 0% का एग्जिट लोड है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। सो एग्जिट लोड इज बेसिकली इसीलिए है कि टू रिस्ट्रिक्ट यू टू टेक एनी डिसीजन आइदर इन पैनिक और इन हेस्टी मैनर कि चलो मुझे कुछ परचेज करना है तो मैं निकाल लेता हूँ। सो एग्जिट लोड इज दैट। तो फिर उनका फ़ायदा क्या होता होगा? मतलब जो फंड मैनेजर्स है, अगर वो समझो लॉन्ग टर्म में कोई ये नहीं कर रहे, यू नो, एग्जिट लोड नहीं ले रहे, फीस नहीं ले रहे, चार्जेस नहीं फीस ले रहे हैं ना। Okay. देखो एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन एक एक्सपेंस रेशियो करके बोलते हैं जिसको, कि आपका एक्सपेंस रेशियो है, राइट। कि जैसे आपने कोई फंड है जो 500 करोड़ 1000 करोड़ का कोई फंड है, सो दे आर चार्जिंग लेट अस से 1% और 2% एन्युअली। सो वो जो 1% और 2% एन्युअली चार्ज कर रहे हैं, उसमें से उसकी फंड मैनेजर की सैलरी आ जाती है, जो ब्रोकरेज एक्सपेंसेस है वो आ जाता है, उसकी जो टीम की सैलरीज है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सब आ जाता है। अगर आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कमीशन आ जाता है। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दैट 1 or 2% ऑफ एक्सपेंस रेशियो। सो दैट्स एडवाइजेबल, क्योंकि एक एक्सपर्ट बंदा बैठा है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का, फंड्स का ध्यान रख रहा है। एग्जैक्टली। अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन अगर फिर भी इंडियन को, किसी को अगर US या तो चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो तरीका क्या है? क्या
म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करें या कोई और भी तरीके हैं, लेकिन वही चीज़ अगर अगेन वही चीज़ आएगी कि अगर मुझे यूएस में इन्वेस्ट करना है, सपोज मुझे एप्पल में इन्वेस्ट करना है, मेटा में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे उसके रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज क्या है, उसका बिजनेस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, एवरीथिंग आई हैव टू टेक केयर। सेम चीज़ जो आपने इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अप्लाई कर रहे हो, वही आपको वहाँ पे करना ही पड़ेगा। करेक्ट। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सोचूं कि मुझे ये सब रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसे बन जाएगा, वो ज़्यादातर होता नहीं है। सो ट्रू। बहुत बार मैंने लोगों से बात की, आई एम वेरी श्योर आपके सामने भी ऐसे लोग आए रहेंगे जो आके बोलेंगे कि हाँ सर मुझे इन्वेस्ट करना है क्योंकि सुना है बहुत कि हाँ इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आप फ्यूचर के लिए। लेकिन आई एम वेरी श्योर बहुत लोग ऐसे भी आपको मिले रहेंगे जो सोचेंगे कि यार मैं अपने लाइफ के गोल के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब अगर आज आप बोलोगे कि बताओ आपको 10 साल के बाद कितना पैसा चाहिए, क्या क्या प्लान्स है, तो कैसे प्लान करें यार, कैसे मतलब सोचे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? सर एक बहुत सिंपल तो है ना हमारा प्लान कि चलो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद मुझे 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। वैसा तो प्लान है, वैसा तो कोई सपना बन सकता है हमारा। सो उसके लिए कुछ प्लानिंग करो। वैसे हम एडवाइस करते हैं कि चलो उसके लिए कुछ प्लानिंग करके आपका इन्वेस्टमेंट तो चालू करो पहले। सो होता क्या है, जैसे जैसे आपकी सपोज लाइफ के स्टेजेस आगे बढ़ते हैं, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आपने घर ले लिया, फिर कुछ ना कुछ गोल्स आते ही रहते हैं। कार लेनी है, फॉरेन टूर पे जाना है, ईयरली एक बार फैमिलीज के साथ घूमने जाना है। सो देर आर सर्टेन गोल्स, और थोड़े बहुत गोल तो ऐसे कि वो फिक्स है ही, जैसे आपका चाइल्ड का मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया। सो ये सब गोल तो फिक्स है ही कि ये आने ही वाले हैं, वेदर यू प्लान इट और नॉट, दैट डजंट मैटर। करेक्ट। ये आने तो वाला ही है। करेक्ट। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि हमारे बहुत सारे ये पॉडकास्ट के व्यूअर बुक पेन लेके बैठे हुए हैं और वो राह देख रहे हैं कि कभी आप बताओगे कि हाँ चलो पेन से लिखो कि हाँ आज लेट्स से फॉर एग्जांपल मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 25 साल के हो, तो मुझे कितने साल के बाद कितना पैसा जमा करना चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में। ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पर्सन, हर किसी के फैमिली, लोकेशन, एज डिफरेंट होगा, लेकिन एक आइडियली चलो हम मान के चले कि एक 25 ईयर का पर्सन है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसे अपना प्लान कैसे करना चाहिए? सो लेटेस्ट से हम ऐसा सोचे कि मैं 25 साल का हूँ और मुझे 20 साल के बाद सपोज मुझे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, फॉर एग्जांपल, राइट? पहले तो आता है क्यों बनाना है। सो क्यों बनाना है? 1 करोड़ ही क्यों, 10 करोड़ क्यों नहीं, 20 करोड़ क्यों नहीं? नहीं, वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि चलो 1 करोड़ का बनाना है तो मुझे एटलीस्ट महीने का मुझे 10,000 से चालू करना पड़ेगा। ओके। मंथली 10,000 का इन्वेस्टमेंट मैं चालू कर रहा हूँ, 20 साल तक कंटिन्यू करता हूँ, आई विल गेट 1 करोड़ रुपीज सपोज, राइट? सो अभी मुझे सेम वे में अगर मुझे इसी लाइन में एक और क्वेश्चन है, मैं अभी पूछ लेता हूँ तो आप प्रॉपरली उसे बता पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि भाई बहुत लोग बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो मुझे एक अमाउंट चाहिए, जब भी मैं रिटायर हो जाऊँ ना तो मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए। तो वो कितना पैसा पड़ा हो, मतलब वो क्या जस्ट अभी आप कितना होना चाहिए? हाँ, जैसे भी आपने बताया 1 करोड़ मान के चले, तो भाई 1 करोड़ से क्या मेरा बाकी का लाइफ चलेगा? राइट। मतलब आज अगर 25 की ईयर्स का हूँ, आप बोल रहे हो 20 साल के बाद में 1 करोड़ चाहिए, तो क्या वो 20 साल जब भी 45 की एज में मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा रहेगा तो क्या मेरा लाइफ 1 करोड़ से चलेगा? नहीं चलेगा। तो मुझे कितना चाहिए? तो एक आइडियल बॉलपार्क अमाउंट अगर हम देखें तो मान के चलो कि आपका एनुअल जो एक्सपेंस है वो 12 लाख रुपीज़ है, फॉर एग्जांपल। महीने का 1 लाख रुपीज़ का आपका खर्चा हो रहा है, तो आपके पास जितना भी 12 लाख रुपीज़ का जो एनुअल एक्सपेंस है उसका एटलीस्ट 25 to 30 टाइम्स आपका एक कॉर्पस बनाना पड़ेगा आपको रिटायरमेंट के लिए। सपोज 12 लाख का मेरा खर्चा है साल का, इंटू 30 कर दो तो अबाउट 3.5 से 4 करोड़ रुपीज़ का आपका एक कॉर्पस बनाना पड़ेगा फॉर रिटायरमेंट। ओके। तो ये 3.5 से 4 करोड़ का जो पोर्टफोलियो बनेगा उसको आप बकेट स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो रिटायरमेंट में। हाँ, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ आज 25 की एज पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि 10 साल के बाद में मुझे रिटायर होना है, तो 10 साल के बाद में मेरे अकाउंट में जैसे आपने बताया 3.5-4 करोड़ होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन माय एक्सपेंसेस। आपका एक्सपेंस कितना है, ओके, व्हाट एक्सपेंसेस यू आर प्लानिंग फॉर, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके एक्सपेंस पे आएगा। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे ये भी 2 चीज़ ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको लोन नहीं देने वाला कोई। सो रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ वेरी मच क्रिटिकल कि वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि रिटायरमेंट प्लानिंग जब हम
अभी अभी जो यंगस्टर्स मिलते हैं, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे मेरे ट्रेन में मुझे बाजू में एक लड़का मिला जो 23 इयर्स का था. सो एट द एज ऑफ 19 इयर्स ही स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग. राइट, एक कम्युनिटी में उसने पब्लिक स्पीकिंग चालू किया एट द एज ऑफ 19 इयर्स. मुझे वो जब कल मिला था तो वो 23 इयर्स का था. उसने मुझे, जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ एक दूसरे के साथ, तो उसने मुझे पूछा कि मुझे 30 साल मतलब 30 इयर्स की एज पे मुझे रिटायर होना है. मतलब कि नॉट एग्जैक्टली रिटायर, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि जो मुझे पसंद है वही मैं करूँ. मैं अभी जितने शो कर रहा हूँ, जितने इवेंट्स कर रहा हूँ, वो मैं कम कर दूंगा. अगर मेरे तो उसके लिए मुझे कितने रुपए चाहिए. हाँ, मतलब मुझे भागना नहीं पड़ेगा, मुझे मुझे भागना मेरे नहीं तभी है. की इनकम पे डिपेंड नहीं रहना तो है. मैंने जब बैक कैलकुलेशन किया तो इट कम्स अराउंड 3.5 करोड़ रुपीज़, कि आपको 7 साल के बाद 3.5 करोड़ रुपीज़ चाहिए. उसके लिए अभी आपको महीने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा. राइट. सो होता क्या है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज की प्रॉब्लम आती है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग. हम जनरली क्या सोचते हैं कि मैं 50-60 तक जीऊँगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है. रियल लाइफ में अभी जितनी भी जनरेशन है जो 20-25 ईयर्स की एज है, दे आर गोइंग टू लिव एटलीस्ट 90 ईयर्स मिनिमम. मेडिकल इतना इतना एडवांसमेंट होने वाला है. अभी ऑलरेडी इतना हो चुका है कि हमको वेंटिलेटर पे रखते कोई मरने नहीं देगा. हाँ. राइट. तो अगर 90 ईयर्स तक अगर मैं जीने वाला हूँ, 30 ईयर्स की एज पे अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मुझे 60 साल का एक्सपेंस मुझे जोड़ना है. बराबर. सो दैट इज़ नॉट ए स्मॉल फिगर. 60 साल इज़ ए वेरी बिग टाइम पीरियड. दूसरी चीज़ कि अगर हम ऐसा सोचें कि अभी मैं 30 या 25 ईयर्स का हूँ, मैं अभी साल में 1 बार 2 बार घूमने जाता हूँ, तो कितने दिन का वेकेशन लेता हूँ? 15 दिन 20 दिन का वेकेशन लेता हूँ. कितना खर्चा कर लेता हूँ? 50,000 लाख रुपीज़. आई स्पेंड 50,000 लाख रुपीज़, मतलब कि मेरी 1-2 महीने की सैलरी आई स्पेंड ऑन माई एनुअल वेकेशंस. राइट. तो अगर मैं 30 ईयर्स की एज पे रिटायर हो गया, 40 ईयर्स की एज पे सपोज रिटायर हो रहा हूँ, या 50 साल की एज पे रिटायर हो रहा हूँ, उसके बाद तो पूरा साल है मेरे पास घूमने के लिए. तो उस टाइम पे मेरा खर्चा कितना होगा? करेक्ट. राइट. पूरा वेकेशन ही मनाना है पूरी लाइफ. अभी इतने दिन में 50,000 1 लाख रुपए जा रहा है, तो तभी तो पूरा साल है. सो यहाँ पे हम जो रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहे हैं, दैट इज तो ओनली फॉर बेसिक लाइफस्टाइल, हाँ. नॉट फॉर दिस डिस्क्रिशनरी स्पेंड. वहाँ पे गोवा या शिमला मनाली का वेकेशन या यूरोप की ट्रिप हमने ऐड ही नहीं किया है. करेक्ट. सो रिटायरमेंट प्लानिंग में ये सब चीज़ भी, फैक्टर्स भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. करेक्ट. मतलब अगर आपको अभी जो लाइफ जी रहे हो, महीने का समझो लाख रुपए का खर्चा हो रहा है और वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए, तो यू कैन से आप खुद को रिटायर तभी समझ सकते हो जब भी आपके पास 3.5-4 करोड़ रुपया अकाउंट में रहेगा. इनफ. और अगर आपको, हाँ, इनफ मनी होना चाहिए. और अगर आप सोच रहे हो कि उसके बाद में आपको अपने सारे शौक पूरे करने, मनाली जाना है, गोवा जाना है, उसका और अलग कॉर्पस होना चाहिए. हाँ, तो समझो कि आज 4 का मान लो 6 करोड़ 8 करोड़ होना चाहिए. ठीक है, चलो. तो एक हमने ये गोल सेट कर लिया कि भाई अगर मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है, मुझे जल्दी रिटायर होना है, वो पहले के ज़माने के जैसे 50-50 60 साल तक काम नहीं करना है, जल्दी मुझे पैसा बना के अपने शौक पूरे करने हैं, जो मुझे पसंद है वो करना है, पैशन को फॉलो करना है. तो मुझे इतना पैसा मुझे पता चल गया होना चाहिए, ये पता चल गया, ये पहला गोल क्लियर हो गया. और क्या क्या गोल्स हमें प्लान करने चाहिए जो मेरे लाइफ में आने ही वाले हैं? पहले हम अमाउंट फाइनल कर लेते, फिर हम सोचेंगे कि कैसे करना. एक हो गया रिटायरमेंट प्लानिंग. दूसरा हो गया कि सपोज मेरे पास मेरे बच्चे हैं तो उसका एजुकेशन का प्लानिंग होगा, मैरिज का प्लानिंग होगा. सो मैरिज वी कैन स्किप राइट नाउ, क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन मैरिज कैसे शादी करेगी कि नहीं पता नहीं है. वो बहुत ही दूर की बात है और बहुत ही अलग मैटर है. सो लेट अस फोकस ऑन ओनली एजुकेशन फॉर एग्जांपल. सो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ इन IIT IIM एटलीस्ट आपका खर्चा जो है वो 25 से 30 लाख का है ऑन मेरिट बेसिस. 4 या 5 साल का जो कोर्स है उसका 25 से 30 लाख का एक्सपेंस हो रहा है IIT IIM में. राइट. तो इसको जब हम इन्फ्लेशन जो है एजुकेशन फील्ड में डेट इज़ 10%, तो हर 7 साल में ये डबल हो रहा है. ये जो खर्चा है वो एवरी 7 years इट गेट्स डबल. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट कि आपको कितना कॉर्पस लगेगा और व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर योर चाइल्ड. आपको कौन सा फील्ड में उसको भेजना है. लेट अस से इफ़ यू वांट टू मेक हिम ए सर्जन, तो आपको शायद 2-3 करोड़ अभी ज़रूरत है. एज ऑफ टुडे 2-3 करोड़ है, तो तब शायद 5-6 करोड़ लगेंगे. सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी कैलकुलेटेड.
एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वो मेरिट पे मिल रहा है या कौन सी सीट पे आप ले रहे हो, एवरीथिंग इज डिपेंड। हाँ, मतलब आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स भी लिखने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म भी लिखने Exactly. पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म्स में आपको क्या क्या आगे अगले 1-2 साल में चाहिए वो लिखो। दूसरे उसकी गोल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि सपोज कार लेटेस्ट है तो कार अपग्रेड करना है, कार बदलना है, चेंज करना है, तो मोर और लेस कार की जो लाइफ है वो 8 to 10 ईयर्स रहती है। करेक्ट। सो अगर आज मैंने कार लिया है तो आई कैन स्टार्ट फॉर माई नेक्स्ट कार, थोड़ा बहुत मैंने अभी से इन्वेस्टमेंट चालू कर दूँ। सो ट्रू, सो ट्रू। तो चलो एक बार गोल सेट हो गए कि चलो मुझे शादी के लिए सेट करना है, इतना अमाउंट रखना है, प्लान करना है कि हाँ भाई 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या वट एवर डिपेंडिंग अपॉन योर एज आपको इतना पैसा लेना है। चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, चाइल्ड के शादी के लिए हमें इतना पैसा जमा करना है, और ख़ुद के अर्ली रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा जमा करना है। चलो ये सारे गोल्स हो गए। अब मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करना हो तो कैसे करें? सो इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए देर आर मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट्स है अवेलेबल, जहाँ पे आप ये अमाउंट एक बार इन्फ्लेटेड आपके जो गोल्स है उसको इन्फ्लेशन जोड़ के आपने जो कॉर्पस मिला कि ये इतना मुझे कॉर्पस चाहिए, उसको आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दैट कैलकुलेटर्स कि मुझे मंथली इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू अचीव दैट कॉर्पस, राइट। लेटर से जैसे हमने बोला कि हमने डिस्कस किया था कि 20 साल के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए तो मुझे अभी 10,000 का SIP करना पड़ेगा। सो लाइकवाइज आई कैन बैक कैलकुलेट कि मेरे गोल के हिसाब से मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एक इजी आंसर तो होता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं यूज़र पर्सपेक्टिव से देखूँ ना तो ये अमाउंट हमेशा अनरियलिस्टिक दिखता है। मतलब अगर आज मैं बोलूँगा कि भाई, जैसे भी आपने वो एग्जांपल लिया कि वो कोई आपके साथ में मिला 23 साल का लड़का था जो 30 साल की एज में रिटायर होना चाहता था, उसको कितना अमाउंट चाहिए था? 3.5-4 करोड़। तो आपने बताया कि 3 लाख रुपीज़ पर मंथ करना पड़ेगा। पर मंथ 3 लाख, तो वो कैलकुलेटर से 3 लाख आ गया, लेकिन क्या 3 लाख जमा करना सच में हर महीने पॉसिबल है? उसमें एक चीज़ क्या होती है कि ये अनरियलिस्टिक ही है, आई एग्री विद दैट। सो आइदर वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली अबाउट आवर गोल्स, बराबर, कि जैसे जो टाइमलाइन है ना, बिकॉज हम टाइमलाइन को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और जो पैसों की रिक्वायरमेंट है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं, राइट। कि मुझे पैसे नहीं, मुझे तो जल्दी चाहिए पैसे। मैं किसी को भी मिलता हूँ कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम पूछते हैं कि कब चाहिए तो 2-3 साल में चाहिए, लेकिन पूछते क्यों चाहिए तो नहीं पता है कि क्यों चाहिए। लेकिन एक माइंड में हम अंडर एस्टिमेट करते हैं टाइम की, जो पैसों का टाइमलाइन है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। करेक्ट। और कितने पैसे चाहिए तो उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं कि 10 लाख चाहिए, ज़रूरत 5 लाख की है, लेकिन उसको हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, राइट। सो होता कैसे है कि जैसे वो लड़का है तो उसको मैंने उसको समझाया कि भाई तू 30 साल के बाद ऐसा सोच कि 40 ईयर्स तक तू करता है तो तेरे लिए एक ईजी हो जाएगा अमाउंट। प्लस तू ऐसा सोच, मैंने उसको ऐसा भी एडवाइस दिया कि वाई डोंट यू थिंक टू इंक्रीज योर रेट पर आवर, वी डोंट थिंक इन दैट वे, अर्न मोर। वाई डोंट यू थिंक अबाउट अर्निंग मोर पर आवर और पर डे और पर मंथ, right? So that is also one of the way to increase your income and to channelize it. करेक्ट। मतलब अगर वो अमाउंट आपको अनरियलिस्टिक दिखे तो सबसे पहले आप थोड़ा टाइम बाय कर लीजिए। जो 7 साल 8 साल 10 साल सोच रहे हो उसके लिए उसकी जगह पर 15-20 साल कर लो। और दूसरा फोकस करो कि आपकी इनकम कैसे बढ़े। एग्जैक्टली। अमेजिंग। तीसरा चीज़ एक ऐसा भी हो सकता है कि जिसको बोलते हैं स्टेप अप SIP, राइट। कि आपकी जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है, सैलरी या तो बिजनेस इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद भूल जाते हैं, बढ़ाते नहीं है, चेंज नहीं करते, वो जितना भी मंथली चल रहा है उतना ही चलता है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू डू स्टेप अप SIP, जहाँ पे आपका एक फिक्स अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मेरा 10,000 का SIP चल रहा है, 20,000 का SIP चल रहा है, तो स्टेप अप मैंने करके रखा है कि 1,000 या 2,000 मेरा स्टेप अप हो रहा है, तो हर साल 2,000 बढ़ जाएगा या 1,000 बढ़ जाएगा। सो वहाँ पे एक ऑटोमेशन आ जाएगा ना, वो एक ऑटोमेटिकली जो बढ़ रहा है ना उससे आपकी एक वेल्थ बहुत अच्छी बढ़ सकती है। सो स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो कम होगी आपकी, लेकिन बाद में आप उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग किया था पुणे के एक कपल के लिए। सो वहाँ पे हमने देखा कि उसको 4 करोड़ रुपीस चाहिए आफ्टर 15 ईयर्स रिटायर होने के लिए। तो उसके लिए उसको मंथली जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो आ रहा था अबाउट
1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ करना है टू अचीव दैट अमाउंट. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, बट रफली ऐसा था. लेकिन उसको जब मैंने स्टेप अप करके देखा तो इट केम डाउन टू 1 लाख रुपीज़ अ मंथ. सो 50,000 कम हो गया. सो दैट इज़ ए अफोर्डेबल अमाउंट टू स्टार्ट विथ. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रही है. अमेजिंग.